डॉलर स्टेबल, LSM डाउन, एक्सपोर्ट्स डाउन, स्टॉक मार्केट अप। आपको डर से डर नहीं लग रहा? स्टॉक मार्केट के केस में एक फॉर्मूला बड़ा अच्छा चलता है, 20 माइनस इंटरेस्ट रेट्स, वो ना आपका पी रेशो। अब फौजी फर्टिलाइजर कंपनी इंडेक्स का 10% वेटेज होल्ड कर रहा है। अगर हम पिछले 20-25 साल में देखेंगे ना, जिस कंपनी ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया शेयर होल्डर्स, दैट इज मारी एनर्जीज। व्हाट इज इट? जब रशिया पे सैंक्शंस लगे तो अमेरिका ने बहुत ज्यादा उनके जो अमेरिकन बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट थी उनको सीज कर लिया। उसके बाद गोल्ड में इन्वेस्टमेंट शुरू की और स्टेट्स ने शुरू की। क्रिप्टो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, बहुत स्मॉल परसेंटेज अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं, जो रिमेनिंग पोर्शन हो वो फिर आप जो है गोल्ड में लगा सकते। ये आपने जो बारीकी से लीगल फ्रेमवर्क में लेके आए हैं ना अपने एडवाइस को। हाँ, सब लोग जो क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो पाकिस्तान से बाहर ही रहते हैं। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, करोड़ों लोग पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं। लोग डिसीजन ले रहे होते हैं कि पहले 30 का था, 60 का हो गया, मैं लूंगा तो 90 का हो। मुझे कहीं से अभी आवाज आई पिछले हफ्ते, यार हैस्कोल ले लो। मैंने कहा क्यों ले लूं? तो ज्यादातर लोग जैसे सोचते हैं कि इंटरेस्ट रेट नीचे जाएंगे तो बैंकिंग सेक्टर भी नीचे जाएगा। ठीक है, ऐसा असल में होता नहीं है। Everybody who watches रफ्तार नाउ knows how much I love the banks. शायद ये एक और सेक्टर है कि जब तक ये फलता फूलता रहेगा हमारी मईशत आगे नहीं जाएगी। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ऐसी डायनेमिक्स हैं कि 1 से 2 साल में ही एक कंपनी जो है बहुत छोटी से बहुत बड़ी हो सकती है। नेगेटिव कैश साइकिल इसको कहते हैं बिजनेस टर्म्स में, कि पैसे पहले प्रोडक्ट बाद में। और मजे की बात यह है कि ऑटोमोबाइल असेंबली के सेक्टर की तेजी का फायदा वो कंपनी उठा रही है जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में लिस्टेड नहीं है। द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग या अनप्रेडिक्टेबल थिंग अबाउट टर्न अराउंड इट्स दे नेवर टर्न। ये एक्चुअल में वो पता नहीं होगा कि नहीं होगा। हेलो एंड हैप्पी न्यू ईयर, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। अभी पिछले साल के इख्तिताम पर मैं और अदील अजहर इसी जगह बैठे थे और हमने बैठकर स्टॉक मार्केट के बारे में बात की थी। उस दौरान मैंने अदील से सवाल किया, अदील आपको 2 लाख होती हुई नजर आ रही है मार्केट इस साल? तो हम लोगों ने बड़ा गुमगू, हम लोग बड़ा डिवाइडेड थे, परेशान थे, होगा नहीं होगा। अदील ने कहा शायद हो जाए। खैर मैं तो इस बारे में कुछ जानते ही नहीं, इसीलिए अदील और उन जैसे और पढ़े लिखे लोगों को बुलाता हूँ बात करने के लिए। लेकिन भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, सूरत हाल ये है कि अभी जनवरी का आधा महीना नहीं मुकम्मल हुआ है और स्टॉक मार्केट 1,85,000 के लेवल पर पहुंच चुकी है। यहाँ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और आगे क्या होने वाला है, इसके लिए मैंने आज एक बार फिर पूरे 6 महीने के बाद इनवाइट किया है। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और आई रियली लाइक हिम बिकॉज ही इज सो यंग एंड सो एंटरप्रेन्योरियल। हिज नेम इज़ अब्दुल रहमान नजम। आप इनको पहले भी देख चुके हैं रफ्तार नाउ पे। ही इज़ बेसिकली एन इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, बट मोर स्पेसिफिकली ही इज़ अ स्टॉक मार्केट बफ। इनका ओढ़ना बिछोना खाना पीना सब स्टॉक मार्केट है। बैठे हुए हर वक्त स्टॉक्स में ही घूम रहते हैं। इनके घर वाले भी इनसे परेशान रहते हैं मेरे ख्याल से। अब्दुल रहमान नजम, वेलकम टू रफ्तार नाउ। Thank you so much, Farhan bhai, for the introduction and for inviting me again. Thank you so यार much. मेरे और आप हम दोनों ने हरी शर्ट पहन के बैठ गए। बुल मार्केट असल में चल रही है ना इस हम लोग तेजी में। भाई ये बिल्कुल कोइंसिडेंस है ना, इन्होंने मुझे बताया था ये ग्रीन शर्ट पहन रहे हैं ना मैंने इनको बताया था। ये बिल्कुल हुस्न इत्तफाक है कि हम दोनों ग्रीन कलर पहन के बैठे हुए भाई हैं। पाकिस्तान के लिए पेट्रियोटिज्म हाँ ये है, इसको आप स्टॉक मार्केट का मत समझे, इसको आप हुब्बुल वतनी का सबूत समझे। भाई I'll get straight to it। बहुत सवाल करने हैं तुमसे। I really love having these conversations with you। सीधी बात बताओ यार, हो क्या रहा है यार? तुमने 6 महीने पहले बोला था 1 साल का टारगेट दिया था कि 2 लाख, और सच्ची बात है यार मैंने नहीं यकीन किया था। उस वक्त मार्केट को 1,30,000 पे थी। मैंने कहा कहाँ 2 लाख हो गया। उस वक्त भी मार्केट बहुत चल चुकी थी, बट इट्स 185। व्हाट्स गोइंग ऑन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे बिल्कुल याद है हम लोग जब जून में भी बैठे थे, उस वक्त नई नई जंग्स भी जीत गया था पाकिस्तान, थोड़ी सी स्टॉक मार्केट फिर से जो है वो बूम साइकिल में आ रही थी। उस वक्त जो 2 लाख की प्रेडिक्शन थी उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी कि बस मेरे अंदर से कोई आवाज़ आ रही है या मुझे लग रहा है कि लोगों के बहुत ज़्यादा पहले पैसे बने आगे भी बनेंगे। आप पूरा डेटा उठा के देखेंगे ना, जब जब पाकिस्तान का बुल मार्केट चल रही होती है और ये सारे जो इंडिकेटर्स होते हैं, इंटरेस्ट रेट इंपॉर्टेंट होता है और करंट अकाउंट डेफिसिट आपका मैनेज है कि नहीं, करेंसी स्टेबल है कि नहीं, ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं। ये जब भी ठीक होती हैं, एवरेज 1 साल में 30 से 35% रिटर्न बनता है। तो उसी चीज़ को बेस बना के मैंने एक प्रेडिक्शन की थी कि ऑन एवरेज जब भी बुल मार्केट ऑन होती है 35% रिटर्न आता है। तो जब भी आप कोई प्रेडिक्शन करते हैं, आप बेस केस हमेशा पास्ट को ही रखते हैं। तो 130,000 से आप 35% अगर देखेंगे तो वो कोई ऑलमोस्ट 2 लाख तो नहीं बन रहा है, ऑलमोस्ट 2 लाख रुपीज 2 लाख का इंडेक्स बन जाता है। हाँ ये वो तो अभी बन जाता है, वो लेवल तो अभी आ गया है। हाँ वो ऑलरेडी आ गया। हाँ। अब अगेन
आगे की भी अगर प्रेडिक्शन होगी तो उसमें भी हम सेम चीज़ देखेंगे। आज भी पाकिस्तान का बुल मार्केट फ्रेमवर्क ऑन है, इंटरेस्ट रेट जो है अब फिर से नीचे आने लग गए हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट अभी भी जो है सही तरीके से चल रहा है। तो आज भी अगर कोई मुझसे प्रेडिक्शन का पूछेगा तो 185,000 पे आप इजीली 30% जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ तो अलग हुई है ना, एक चीज़ अलग ये हुई है कि पहले जितने भी बुल रन्स की आप निशानदेही कर रहे हैं उसमें नंबर ऑफ पीपल ऑपरेटिंग इन द मार्केट डेप्थ नहीं बढ़ रही थी, इन्वेस्टर डेप्थ जो क्लास है अभी हम आपने पॉडकास्ट शुरू से पहले ही मुझे बताया कि जितने इन्वेस्टर्स 75 साल में आए थे 1 साल में उसके आधे आ गए। और इसमें सबसे अच्छी बात पता है क्या है, अभी थोड़े दिन पहले मैंने PSX के साथ जो है पॉडकास्ट किया, उसमें वो बता रहे हैं कि जो नए अकाउंट्स खुलते थे ना पहले, उसमें से 70% आते थे कराची, लाहौर और इस्लामाबाद से, क्योंकि ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग मुश्किल होता था, लोग ब्रोकरेज हाउस के ऑफिस में जाके ही अकाउंट खुलवाते थे। ये ट्रेंड भी चेंज हो गया, अभी ऑलमोस्ट 50-50 पे आ गए। तो जो छोटे सिटीज़ हैं वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग बहुत ज़्यादा आसान हो गई है। पिछले 4-5 सालों में RDA के थ्रू भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है। तो बिल्कुल ये एक नई एस्पेक्ट मार्केट है, बुल मार्केट का एक नया एंगल है। बट आजकल जो सबसे ज़्यादा लोग सोच रहे हैं ना कि ये मार्केट महंगी तो नहीं हो गई, अगर मैंने पहले इन्वेस्टमेंट कर ली थी तो अब मुझे बेच देना चाहिए, या अगर मैं अभी करने का सोच रहा हूँ तो ये गलत टाइम तो नहीं है। उसके लिए सबको समझाने के लिए अभी ईयर भी ख़त्म हुआ था, तो हम लोगों ने अपने सारे मेंबर्स को भी डिटेल में 2026 की जब आउटलुक बताई ना, तो उसमें ये चीज़ मैंने बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन की। देखिए, सबसे अच्छा तरीका किसी चीज़ को भी देखने का कि ये महंगी हो गई है कि नहीं, वो होता है बॉटम्स अप अप्रोच। ठीक है, किसी भी कंपनी को वैल्यू करना है, या और आसान अल्फाज में अगर आपने सोचें कोई दुकान किराए पे आपने ली हुई है, आपने देखना है कि इसका जितना किराया आता है उसके हिसाब से इसकी प्राइस ठीक है कि नहीं। तो 2 चीज़ें होती हैं, एक आप देखते हैं कि उसका किराया कितना है 1 साल का, कंपनी के केस में आप देखते हैं इसका प्रॉफिट कितना है 1 साल का, और इसका मैं कितना मल्टीपल दूँगा। यानी कि अगर 1 लाख रुपया किराया है, साल का तकरीबन 10 लाख हो गया, तो मैं कितने मल्टीपल इसको दूँगा तो इसकी प्राइस आ जाएगी। ठीक है, अब स्टॉक मार्केट के केस में पाकिस्तान में ना एक फ़ॉर्मूला बड़ा अच्छा चलता है, आप पूरे 20-25 साल पे उसको लगा के देखेंगे, 20 माइनस इंटरेस्ट रेट्स, वो ना आपका पी रेशो होगा। तो ये सिर्फ वो जो हमारा एक दफ़ा 22% हो गया था इंटरेस्ट रेट, उसको अगर आप हटा दें तो ये बाकी पूरी 20-25 साल की हिस्ट्री पे बड़ा ठीक बैठता है। 20 माइनस द इंटरेस्ट 20 माइनस इंटरेस्ट रेट आपका पी रेशो होगा। ठीक है, और वो फेयर पी रेशो होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आजकल क्या चल रहा है। तो पहले इसको इंडेक्स पे अप्लाई करने से पहले कंपनी स्पेसिफिक भी कर लेते हैं, क्योंकि पहले इंडेक्स पे कर ले। पहले इंडेक्स पे कर लेते हैं, चले ऐसे कर लेते हैं। तो आज भी हमारा जो ट्रेलिंग पी रेशो है, यानी कि जो पिछले 1 साल में कंपनीज़ ने प्रॉफिट्स बनाए, उसके हिसाब से जो आज प्राइस चल रही है ना, वो पी रेशो ब्लूमबर्ग ने अभी बताया 9.5। अब पाकिस्तान की पूरी कंपनीज़ की हिस्ट्री है कि ऑन एवरेज 1 साल में ना ये अपना प्रॉफिट 17% बना लेते हैं। कभी 15% बढ़ता है, कभी 20% बढ़ता है, लेकिन जो 20 साल 25 साल की एवरेज है वो है 17 से 18%। कोई कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ाती है, कोई थोड़ा कम बढ़ाती है, लेकिन एवरेज इतना बन जाता है। तो अगर आप ट्रेलिंग को फॉरवर्ड बेसिस पे देखें, क्योंकि अब तो आप आज खरीदें, आप यही सोचेंगे ना अगले साल में कितना प्रॉफिट आएगा, तो ये जो 9.5 है ये खुद ही 8.5 और 8 की रेंज में आ जाता है। तो आज भी पाकिस्तान के हिसाब से ये बड़ा अट्रैक्टिव पी रेशो है। अब जो नंबर 1 सवाल होता है ना लोगों के माइंड में कि ग्रोथ तो हो नहीं रही, तो ये पी रेशो कैसे बढ़ेगा? जब तक इकोनॉमी में सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं आएगी तो पी रेशो जो है कैसे बढ़ेगा मज़ीद? उसका जवाब ये है कि ये जो हमारा पी रेशो है, ये ऑलरेडी अज्यूम करता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी अच्छी वाली, जो सस्टेनेबल होती है और हाई उसके सिंगल बाद डिजिट ही में होती है। हाँ, जिन मुल्कों में सस्टेनेबल है। इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही होती है उनके पी रेशो 10 के आसपास नहीं होते, वो 15 फिर 20 17-18 होते हैं। न्यूयॉर्क में तो 70 है, 50 हाँ, है, पता नहीं बिल्कुल। कितना है। कुछ कंपनीज़ के तो बहुत ही ज़्यादा होते हैं, बिल्कुल बट ठीक है। कम पूरी जो मार्केट होती है उसका भी इंडस्ट्री पे भी डिपेंड 20-25 पे करता चला है। जाता है। बिल्कुल ठीक इंडिया का भी सेम केस है। तो कभी भी आप अगर आप सोचेंगे ना कि पाकिस्तान में ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं हो रही, तो आप ये सोचें कि ये प्राइस में तो ऑलरेडी बिल्ट इन है। हम तो वो बात कर ही नहीं रहे कि ये 20 माइनस इंटरेस्ट रेट उसी हिसाब उसी से हिसाब से है जो आपने पिछले 25 सालों में 4% की एवरेज ग्रोथ रेट की है, ये उसके हिसाब का ही पी रेशो है। अगर हमने इसको किसी तरीके से ठीक कर लिया, एक्सपोर्ट्स बढ़ा लिए, तो फिर हम ये नहीं सोचेंगे कि 10 का पी रेशो होगा, फिर हम सोचेंगे 13, 14, 15 और आहिस्ता आहिस्ता अगर अच्छा सस्टेनेबल मॉडल बन गया तो 15-16 की रेंज में जाता है। तो आज भी जो पी रेशो है वो ऑलरेडी अज्यूम कर रहा है कि कोई ग्रोथ सस्टेनेबल लेवल पर नहीं होनी, कहीं ना कहीं जाके बूम बस्ट साइकिल होना है। तो कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है।
अब इसको और जब आप इन्वेस्टमेंट के डिसीजन लेने आते हैं ना, तो आप इंडेक्स छोड़ के आपने जो जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने होते हैं आप उसका सोचते हैं। ठीक है। तो अब आपको ये भी प्रिडिक्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि अगले साल 17% प्रॉफिट ओवरऑल एवरेज के बढ़ेंगे कि नहीं। अगर आपने किसी कंपनी को डिटेल में पढ़ा हुआ है हम्म, और अब आप देख रहे हैं किसी भी वजह से उस पर्टिकुलर सेक्टर में ग्रोथ हो रही है, कोई नई गाड़ी आ रही है, या वो जो चीज़ बनाते हैं उसकी प्राइस बढ़ गई है, या जो रॉ मटेरियल उसकी प्राइस कम हो गई है, उसका प्रॉफिट अगर 25% से बढ़ रहा है अगले साल और थोड़ा सा उसका पी रेशो भी इंक्रीज हो जाएगा, तो एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट आप ढूंढ सकते हैं। बिल्कुल तो ठीक जो बॉटम्स अप अप्रोच है ना, हम्म, उसका फॉर्मूला है नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट हम्म, मल्टीप्लाई बाय फेयर पी रेशो। तो पाकिस्तान के केस में एक साल आगे अगर आपने देखना है तो बहुत आसानी से आप 10 पी रेशो अज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट अभी भी शायद इस मॉनेटरी पॉलिसी में ही 0.5% मजीद गिर जाए, या अगले साल में कहीं ना कहीं जाके ये 9.5 10 की रेंज में आना ही आना है। तो आप 10 पी रेशो अज्यूम करके बिल्कुल सोच सकते हैं, और उसमें ग्रोथ वाला एंगल आपने अज्यूम किया ही नहीं हुआ। सो कैन यू ओके, मैं हो सकता है बिल्कुल ही एक आमियाना सा सवाल करने लगूं, लेकिन एक सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर 8.5 9 आप कह रहे हैं ट्रेलिंग पे 9.5 है, वैसे 8 8.5 है, इस पे भी अभी जाते हैं और 10 पे जाना चाहिए, तो व्हाट डज दैट मीन इन टर्म्स ऑफ इंडेक्स कि ये जो 1-1.5% का आर्बिट्राज अभी बचा हुआ है मार्केट में, ये इंडेक्स वाइज, मैं बहुत मोटा सवाल कर रहा हूँ क्योंकि ये बिल्कुल आप कहेंगे कि नहीं यार ये इस तरह नहीं होता, लेकिन शायद फिर भी तो समझाने के लिए इंडेक्स टर्म्स में ये कितने पॉइंट्स हैं? अच्छा, अब इसको ऐसे देख लेते हैं। देखें, अगर आपका लेट से हम अज्यूम कर लेते हैं 8.5 फॉरवर्ड पी रेशो, ठीक है, हम अज्यूम करते हैं कि ये एक साल में 10 पे जाएगा, ठीक है, तो ये 8.5 से अगर आपने 10 पे जाना हो तो ये रफली 20% बन जाता है, 18-19% बन जाता है। सही है। फिर उस इंडेक्स होता है उस कंपनी के टोटल प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई बाय पी रेशो, उन प्रॉफिट्स ने भी बढ़ना होता है। हम जो एवरेज है उससे थोड़ा कम अज्यूम कर लेते हैं, हम ठीक सोचते है। हैं ग्रोथ थोड़ी कम हो रही है, बैंक्स का भी वेटेज थोड़ा ज़्यादा है इंडेक्स में, तो शायद उनका प्रॉफिट उतना ज़्यादा ना बढ़े, इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहे, तो हम 15% ले लेते हैं। 15% यहाँ से आया और 15% ही जो है पी रेशो इंक्रीज होने से हो गया। तो अगेन वही जो बुल मार्केट का होता है कि 30 से 35% रिटर्न वो बनता फिर है, हिट हो जाएगा। उसका ब्रेकडाउन होता ही यही है कि ठीक है। 1 से 2 पी रेशो बढ़ जाता है एक साल में और कंपनी अपनी प्रॉफिट्स बढ़ा लेती बट है। आई तो वुड इसको अगर हम इंडेक्स पे अप्लाई करें तो 185,000 का 35% बन जाता है तकरीबन 60,000 पॉइंट्स। सो बहुत इजीली हम लोग अगले साल में 2,25,000 और 50,000 के बीच में कहीं क्लोज कर मार्केट को सकते लेके हैं। जा और सकते हैं। जो अच्छी चीज़ है जिसकी वजह से शायद 10 पी रेशो के बजाय 10.5 और 11 भी हो जाए, वो फिर आपने देखना होता है कि उस मुल्क में जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं उस वक्त दूसरे, उसमें कितने रिटर्न आ रहे हैं, यानी कि लोगों को बेस्ट एसेट क्लास कौन सी लग रही है। तो पाकिस्तान में तो एक ही है, रियल इस्टेट। फिक्स्ड इनकम पे टैक्सेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, रेट भी बहुत कम हो गया है, डॉलर बिल्कुल ही एक जगह स्टेबल है, तो रियल एस्टेट की में तो कोई रिकवरी ऐसा सच नज़र नहीं आ रही। तो जो लोग फिर देख रहे होते हैं कहाँ पैसे लगाएं, जब कोई और अच्छी चीज़ नहीं मिल रही होती तो कोई एक नॉर्मल चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा प्राइस पे भी खरीद लेते हैं। तो उस वजह से ये भी एक सिनेरियो हो सकता है कि अगर रियल एस्टेट में कोई रिवाइवल नहीं होता और जिस तरह की गवर्नमेंट की टैक्स की पॉलिसीज़ हैं, ऐसा लग भी नहीं रहा कि होगा, तो हम 10.5 और 11 पी और रेशो पे इस भी जा वक्त तो सकते हैं। उन्होंने रियल एस्टेट को टाइट किया भी नहीं है उतना, अगर टाइट करेंगे तो फिर तो पता नहीं क्या होगा रियल एस्टेट में अभी और तो। जिस तरह से नए लोग आ रहे हैं, हाँ। थोड़ा सा माइंडसेट भी चेंज हो गया है। अब हाँ। लोग ना रियल एस्टेट से थोड़ा, जो यंग जनरेशन है ना, कोफ्त खाती है। वो कहते हैं ये क्या है, मतलब प्लॉट ले लिया और इतना नहीं, रिटर्न आता एंट्री का है। भी तो मसला है ना यार, मतलब अब आप कराची शहर में मरे गिरे पे भी अगर आप कोई घर या प्लॉट लेते हैं, बहुत ही एक लोअर मिडिल क्लास से इलाके में भी, तो आपको 80 लाख 1 करोड़ रुपए का 5 मरले का 100 गज का, इससे कम का 50 लाख, मतलब 70-80 लाख रुपए से कम का कहीं भी आपको 5 मरले का। अब कौन इन्वेस्ट 1 करोड़ 80 लाख रुपए लेके, और फिर वो फंस गया, फिर उसमें अच्छा ये उन सोसाइटीज़ में फिर रेगुलेटरी इश्यूज़, टैक्स के इश्यूज़ को छोड़ो, पेपर सीधे हैं कि नहीं है, टाइटल के मसाइल, 10,000 चोर बाजारियाँ बहुत सारी हैं। एनीवे, आई विल टेक यू बैक टू द मार्केट। बिल्कुल ठीक कहा आपने, यू हैव गॉट योर नंबर्स इन प्लेस, बट मेरा एक और सवाल है आपसे। अगर आप 2022-23 से, जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, मैं तो खैर 20 साल से इन्वेस्टेड हूँ मार्केट में, मेरे पास मेरा पोर्टफोलियो पूरे साल चेंज नहीं होता, जो चीज़ें होती हैं पड़ी रहती हैं। मैंने सर्ल लिया था 60 रुपए का, कितने का आज मेरे ख्याल से 100 से ज़्यादा का है, 130 वगैरह का है। इस तरह मैंने पाक इलेक्ट्रॉन 30-35 रुपए का लिया था, वो भी पता नहीं 60-65 रुपए का है। सिस्टम तो पता नहीं किस था, उसमें राइट आया, पता नहीं क्या क्या हुआ, वो हो गया। मेरे पास ये 4, अब ये सब चीज़ें मेरे पास, ये 3 स्टॉक्स तो मुझे याद है, और क्या है अभी जहन में नहीं आ रहा, 4-5 ही चीज़ें होती हैं मेरे पास, और आई डोंट इन्वेस्ट इन
तो मैं बैठा हुआ ये सोच रहा था आज जब जनवरी स्टार्ट हुआ, मैंने कहा यार मैं क्यों ना प्रॉफिट बुक करूं अभी यहाँ, हम्म, क्योंकि मैं एक चीज़ जो मुझे थोड़ी सी परेशान कर रही है, वो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मार्केट का रेशो तो ये है, लेकिन अब वैल्यू हंट, अब आपके पास हम्म, चॉइसेस तो कम होती कम, जा रही है ना, क्योंकि देखो मार्केट में डेप्थ तो नहीं है, हम्म, 100 ही कंपनीज हैं, और 100 से भी क्या है यार, 50 में काम होता है मेरे ख्याल से, 10 बैंक्स हैं, 5 फर्टिलाइजर हैं, 10 वो हैं आप कह इंश्योरेंस सकते है, हैं सीमेंट है, 100 कंपनीज बस बेसिकली। 100 हैं बस। अब 100 कंपनीज हैं, और एक बड़ी खौफनाक चीज़ जो मैंने आपकी अब हमारी इस पॉडकास्ट की रिसर्च के दौरान ही देखी, वो ये थी कि अब फौजी फर्टिलाइजर कंपनी इंडेक्स का 10% वेटेज होल्ड कर रहा है। You think that is healthy for one company to hold that kind of an influence over the market? अच्छा, इसमें जो 100 इंडेक्स है ना, आई थिंक उसमें ये फर्स्ट टाइम ही हुआ होगा, शायद हाँ, पुराने सालों में हुआ नहीं मैंने नहीं देखा बट कभी, जब मैं से 20 साल से देख रहा हूँ। हाँ, जब से ये कंपनीज काफ़ी ज़्यादा आ गई हैं, 7-8% तक पहुंचता था, 10 बस बहुत कम ही 6 होता है। 7 बस, इससे ज़्यादा नहीं देखा मैं। इंडेक्स की कैलकुलेशन, अब किसी भी कंपनी का अगर वेट ज़्यादा हो ना, तो मतलब वो हेल्दी इस तरीके से हो सकता है कि अगर कोई अपना पोर्टफोलियो बना रहा है और हम्म, 10% उसने भी उस कंपनी में डाल दिया, और वो हम्म, कंपनी लेट से ओवर वैल्यूड हो गई है, हम्म, आई डोंट थिंक इतनी ज़्यादा ओवर वैल्यूड हुई है, बट अगर हो गई है तो हम्म। फिर वो इंडेक्स को थोड़ा वो सा वैलिड ड्रैग भी है, डाउन कर 12 सकती 12 के पीए पे है, है। हाँ, आपके हिसाब से भी ज़्यादा के पीए पे चली गई है, और फर्टिलाइजर है यार, हाँ, कोई एआई पे रिसर्च थोड़ी कर रही है। देखो एक और चीज़, मैं तो नहीं, बंदे के लिए नहीं, मैं मार्केट के लिए कह रहा हूँ, इज इट हेल्दी फॉर द मार्केट टू हैव सच अ ह्यूज वेट फॉर वन कंपनी? आई थिंक इतना ज़्यादा कोई बड़ा रिस्क नहीं है, क्योंकि लिमिट है 10% की, 10% से ये मज़ीद इंक्रीज़ नहीं होगा, ये कितना भी बढ़ जाए ना, इसका वेट 10% ही रहेगा। अच्छा, तो तो ये इससे लिमिट है, ये अच्छा, इंडेक्स अंडर इंडेक्स इंडेक्स जिस की। तरह से कंस्ट्रक्शन होता है ना, उसमें एक लिमिट है। जैसे KMI 30 में भी अभी रिसेंटली जब ये FFC शरिया कंप्लाइंट हुआ है, तो वैसे तो कैलकुलेशन के हिसाब से इसकी परसेंटेज 10 से ज़्यादा बनती थी, लेकिन जो 10% की लिमिट है, आई थिंक उससे मेजरली ठीक रहता है। आई डोंट हैव द एग्जैक्ट नंबर्स, बट आई थिंक S&P 500 में भी जो बड़ी कंपनीज हैं 5-6%, जैसे वो फैंग मशहूर है, फेसबुक, एप्पल वगैरह, ये सब भी मिला के बड़ा हैवी परसेंटेज जो है वो करते हैं। तो अगेन ज़रूरी नहीं है आप इंडेक्स के साथ ही इन्वेस्ट करें, अगर किसी को भी FFC जो है वो थोड़ी सी हाँ, ओवर लेकिन वैल्यू जो लगती है मार्केट, तो आप उसको एक्सक्लूड हाँ भी कर मैं सकते वही कह रहा हूँ, क्योंकि हैं। देखो ना, ये चीज़ अगेन पॉइंट में ये रेस कर रहा हूँ कि देखो दो मसले हैं ना, कि जब रिटेलर बहुत बढ़ जाता है, जब हर आदमी घुसता है, तो फिर सट्टेबाजी भी होती है, तुमको पता है, लेट्स बी क्लियर अबाउट इट। जब एक बिल्कुल कहता है ले ले, वो फिर वो पढ़ लिख नहीं रहा होता, वो रिसर्च नहीं कर वो रहा होता। लोग डिसीजन ले रहे होते हैं कि पहले 30 का था, 60 का हो गया, मैं लूंगा तो 90 का हो। हाँ, तो अनएजुकेटेड डिसीजंस हो रहे होते हैं इमोशन के ऊपर, फियर एंड ग्रीड। सो ग्रीड अभी मतलब अच्छा हो रहा है कि रिटेलर आ रहा है, लेकिन एक बहुत ऑब्वियस सी बात है कि वो इसलिए आ रहा है कि उसे लग रहा है मैं पैसे बनाऊंगा। अब वो पैसे बनाने की ख्वाहिश में जब वो मार्केट में कूद रहा है और वो कह रहा है ये भी ले लो वो भी ले, अब उसको उसका एक ब्रोकर बैठा हुआ है, एक बंदा जिसको ने कोई रिसर्च नहीं पढ़ी हुई, कोई नहीं पढ़ी, वो बोल रहा है ये ले ले, वो ले ले, वो ले ले, ये ले ले, वो ले ले। तो क्या ये रिस्क नहीं है कि हम एक एक क्योंकि वॉरेन बफे का तुम्हें पता होगा, बड़ा मशहूर एक वाकया है कि जब वो जूते पॉलिश करवा रहा था और स्टॉक मार्केट वाले ने बोला कि उसने बोला कि कौन सा स्टॉक लेना, उसने बोला भागो क्रैश होने वाली है, क्योंकि जब इस लेवल के लोग जिनको कुछ नहीं पता मार्केट के वो टिप्स देने फंडामेंटल, लग जाए। वो टिप्स देने लग जाएं, तो ये खतरनाक बात होती है। एक मैं इस पे सवाल कर रहा हूँ कि व्हाट डू यू थिंक आर पीपल लाइक योरसेल्फ डूइंग टू एजुकेट दोज इनकमिंग? मेरे ख्याल से के ट्रेड का एक बहुत बड़ा इसमें पोर्टफोलियो है, आउट ऑफ ये जो रिटेलर्स आ रहे हैं, उन्होंने काफ़ी मेहनत की है। तो ये ओवरऑल क्या आप लोग जो मार्केट के इकोसिस्टम का हिस्सा हैं, आप क्या कर रहे हैं कि उन रिटेलर को फौरन पकड़ें, भाई पहले नहीं 3 महीने इधर गुजारो, जरा देखो समझो? देखिए, इसके अंदर जो एक मैंने ना थोड़े दिन पहले एक स्टडी भी पढ़ी, फियर ऑफ द स्टॉक मार्केट, ये एक साउथ कोरियन बेस्ड स्टडी है, 2019 में हुई थी। उसमें पूरा उन्होंने देखा हुआ है कि जब भी मार्केट में थोड़ी वॉलेटिलिटी बढ़ती है ना, तो इंसान जो इन्वेस्ट कर रहा होता है ना, अब रिटेल इन्वेस्टर को तो इतनी नॉलेज होती नहीं है, तो उसका जो दिमाग का फियर वाला सेंटर होता है ना, वो एक्टिवेट हो जाता है। और जब ये वाला सेंटर ब्रेन का एक्टिवेट होता है, तो आप गलत फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं, डोपामीन और इस तरह की चीज़ें सारी आ जाती हैं। ये सब रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ जो है फ्यूचर में हो सकता है। अभी तो ग्रीड में भी होता हाँ, है, ग्रीड और ये मतलब दोनों एक में, ग्रीड में भी यही होता है ना, ग्रीड और फियर सिमिलर हाँ, जो है ना, सेम आपके काम अंदर से करते हैं, रिस्पॉन्स लेकर आते ठीक हैं। है। अब इसमें जो हमने देखा है ना, स्टडीज़ भी थोड़ी बहुत हैं इस पे, लेकिन हमने खुद भी पिछले साल में, हमारे ऑलमोस्ट मोर देन 500 मेंबर्स हैं। जो चीज़ सबसे ज़्यादा, अब सब लोग जब आते हैं ना, तो शुरू में सबको घबराहट होती है। कोई शेयर थोड़ा ऊपर चला गया, नीचे आ गया, या एक दिन मार्केट जो है वो 2% नीचे आ गई। अब वो पॉइंट्स भी इतने ज़्यादा हो गए हैं कि वो 2000-3000 पॉइंट हाँ, टक्कर तो के आते हैं। नॉर्मल हो गई है। तो जैसे-जैसे आप अपनी नॉलेज में इन्वेस्ट करते हैं ना,
ये फियर जो है ना कंट्रोल हो जाता है। बिल्कुल ठीक और ये है। जो आपने गलत डिसीजन लेना होता है ना, इसके लिए आप एक तरह से प्रिपेयर्ड हो जाते हैं। और नॉलेज में इन्वेस्ट करने का मेरे हिसाब से स्टॉक मार्केट में एक ही तरीका है कि आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, उसका बिजनेस समझ लें। जब आप ये तो वो हम हमेशा स्टॉक कहते कोई हैं। प्राइस से डिसएसोसिएट हो जाएंगे हम्म, और उसके बिजनेस को देखने लग जाएंगे, उसकी मंथली सेल होती है, उसकी क्वार्टरली सेल होती है, हम्म, या उसका जो रिजल्ट आता है आप उसको थोड़ा सा पढ़ने लग जाएंगे 5-10 मिनट लगा के, तो आपका ये जो फियर कंट्रोल करने वाला एलिमेंट है ना, ये बहुत अच्छा हो जाएगा। और फिर आप एक जो है ना रैशनल माइंड से डिसीजन लेंगे हम्म, और वो एक अपॉर्चुनिटी बनेगी। हम्म, तो हमने खुद अपने ऑलमोस्ट 500 मेंबर्स पे देखा है कि शुरू में सब आते हैं, हम्म। अगर उनका 100 रुपये ना, वो कोई 10-15 रुपये लगाते हैं, क्योंकि डर तो बैठा हुआ है मैं और नहीं ये लगा भी रहा। होता है कि हाँ, भाई स्टॉक मार्केट बढ़ती जा रही है, वो क्या बढ़ती जा म्यूचुअल फंड भी नहीं लगा रहे अपने 100 में हाँ। से 10 से ज्यादा। तो लेकिन जब उनको 3-4 महीने में वो मार्केट थोड़ी सी देखते हैं, कंपनीज की वीडियोस देखते हैं, इन्फॉर्मेशन देखते हैं, हाँ। फिर वो कहते हैं नहीं अब हमें समझ आने लग गई है, अब मैं जो है ना 30-40 रुपये लगाता हूँ। ऐसा यू आर अ बिग हिस्टोरिकल डेटा गाय। मुझे एक और बात बताओ कि बुल रन्स कितने साल लास्ट करते हैं? बुल रन्स पाकिस्तान में इंपॉर्टेंट सवाल। 7 to 8 years भी लास्ट कर लेते हैं। जो पाकिस्तान में लंबे बुल रन्स आए हैं ना, एवरेज क्या होता है? यू आर द एवरेज यू आर 1999 to 2007 में भी 8 साल थे, और 2009 से लेकर 2017 में भी 8 साल थे। अब ये बुल रन्स का ये मतलब नहीं होता कि हर साल विल बी पॉजिटिव, उसमें एक आधा साल वो 8 सालों में थोड़ा नहीं, सा। लेकिन 2017 नहीं 2013 से आया था ना बुल रन, तो सही तो। नहीं, 9 से बिल्कुल सही शुरू हुआ था। 9, 10 और 11 पर ऑल्सो गुड। वो लो बेस ईयर्स थे जिसमें आप एक लेकिन तरह से 6-7 रिकवर में कर तो रहे थे। क्रैश हुए हैं बड़े बड़े, 6 में हाँ, तो फिर क्रैश हुए क्रैशेस भी हैं होते हैं। क्रैशेस जो हैं 7। वो 3 से 4 साल के होते हैं। तो मतलब आप समझें कि एक स्टेबल टू बूम साइकिल जो है 7 to 8 ईयर्स लास्ट करता है, और फिर 3-4 साल जो है ना वो चीज़ें फिर डाउनवर्ड्स हो जाती हैं। अच्छा, मैं दैट सरप्राइजिंग मी बिकॉज़ इफ आई अच्छा, रिमेंबर एक मैं इससे पहले जो फियर वाली बात है ना, उस हाँ, पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल भी देखेंगे ना, हुँ, तो उसका 100% मकसद यही है कि लोगों को जो टॉप कंपनीज़ है ना, क्योंकि जब लोग नए आते हैं ना, कुछ लोग तो होते हैं वो बिल्कुल छोटी कंपनियों में चले जाते हैं, वो तो आई थिंक इंसान को खुद ही अपने साथ जो है ना, अगर वो फेयर करे तो उसमें इन्वेस्ट ना करे। तो जो लोग ज़्यादातर बड़ी कंपनीज़ में उसको टिप पे गलत, जाते हाँ, हम। गलत प्राइस में ले लेते हैं ना, उसके लिए अब ऑलमोस्ट आई थिंक जितनी भी टॉप 50 कंपनीज़ हैं, सब पे हुँ, हमने डिटेल वीडियोज़ बनाई हैं। तो आपने जैसे पूछा कि इस चीज़ को फाइट करने के लिए कि नए लोग जो आएँ वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें, थोड़ा-सा बिज़नेस को पढ़ें। चलें अगर कभी बंदे से गलती हो भी जाती है, उसने कोई चीज़ गलत ले ली, तो उसको हुँ, अगर एटलीस्ट पता हो कि मैंने बिज़नेस को रिव्यू करते रहना है, हुँ, तो हुँ। कल को अपना बड़ा नुकसान होने से बच सकता है। तो मुझे इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे जो वीडियोज़ हैं ना, हुँ, वो एक तरह से हमारी सबसे बड़ी सो कंट्रीब्यूशन है। भाई, अगर आप लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में समझना है, देखना है, तो अब्दुर्रहमान साहब का यूट्यूब क्या क्या चैनल है आपका? अब्दुल रहमान नजमी नाम से। अब्दुर्रहमान नज़म के नाम से, उस पे प्लीज़ यू गाइस कैन गो एंड वॉच। अ, मैं लेकिन यहाँ पे एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ। अ, आपने मुसलसल बात की कि मुझे ये बात आपकी अच्छी लगी कि आपने कहा यार ये हमारे हालात के हिसाब से ही 10 का मैं बता रहा हाँ, हूँ। लेकिन चूँकि आपको पता है कि इस वक़्त पाकिस्तान में जो हालात हैं, वो शायद हम इस तरह का, जैसे आप कह रहे हैं ना स्टॉक मार्केट का साइकिल ऐसा नहीं देखा, इस तरह इकोनॉमी का भी ऐसा साइकिल नहीं देखा हमने। हमारी इकोनॉमी निकल आती थी बाहर, लेकिन इस दफ़ा फँसी हुई है। तो क्या उसको डिस्काउंट आप कर रहे हैं? एक, इसको लिख लें अपने पास। दूसरा, आपको डार से डर नहीं लग रहा? इस वक़्त डार के उँगलियों के निशानात पाकिस्तानी इकोनॉमी पे हर जगह मौजूद हैं। डॉलर स्टेबल, एलएसएम डाउन, एक्सपोर्ट्स डाउन, स्टॉक मार्केट अप। ये है डार साहब की, मतलब बिल्कुल टेक्स्ट बुक। आपको डर ही नहीं लग रहा डार साहब से? क्योंकि डार साहब फिर जब जाते हैं फिर तो एक फिर पूरा डॉलर उड़ान भरता है, और फिर हालात, जज्बात, वाकयात बहुत तेजी से बदलते हैं। दोनों सवालों का जवाब दो। फिर इसमें एक तरह से हम सोच रहे हैं, जब हम लोग भी खुद भी सोचते हैं ना, द क्वेश्चन इज क्योंकि कि आपका भी तो पैसा हाँ, लगा भाई है ना बिल्कुल, यार, मतलब बिल्कुल, मतलब हाँ, ऐसे थोड़ी है कि कोई, यू आर आल्सो इन्वेस्टेड राइट? यस, सो सो एब्सोल्युटली। सो मैं तो पहले बहुत ज़्यादा, तो अपने बारे में भी तो सोचते होगे हाँ, ना। अपने बारे में भी सोचते हैं। और बेस्ट तरीका इसका यही है कि आप जितनी ज़्यादा डेप्थ में इसको स्टडी कर लेंगे ना, देखिए आप नहीं कंट्रोल कर सकते कि कल को पाकिस्तान के जो डिसीजन मेकर्स हैं वो उन्होंने किस डायरेक्शन में मुल्क को लेके जाना है। लेकिन जो चीज़ आप कंट्रोल कर सकते हैं वो ये है कि जो भी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं पाकिस्तान में, सारी चीज़ें उसको अच्छे तरीके से समझ लें। और कभी अगर ऐसा टाइम आए जहाँ आपको लगे कि आपको कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो आपको बिल्कुल वो अवेल करनी चाहिए। अब अगर आप मुझसे पूछें ना कि अगले 2 से 3 सालों में पीएसएक्स से रिलेटेड आपको फ़ियर क्या लग रहा है कि स्टॉक बिल्कुल मार्केट ठीक है, किस चीज़ वजह से रिवर्स हो सकती बिल्कुल ठीक है, है। या अगर हो जाए तो हमें अलर्ट रहना चाहिए, उसको मॉनिटर करना चाहिए। तो जो चीज़ इस बूम साइकिल को बनाती है, इंटरेस्ट रेट का नीचे आना, इन्फ्लेशन का कंट्रोल रहना, डॉलर का स्टेबल रहना, आउटफ्लोज़, इनफ्लोज़ मैनेज रहना, थोड़ी बहुत ग्रोथ भी आ जाना,
वो चीज़ें जब रिवर्स होती हैं तो वो ऑटोमेटिकली वो ऑफ हो जाता है और आपकी जो प्राइसेस है वो नीचे आने लग जाती हैं। बिजनेस भले अपने थोड़े से प्रॉफिट बढ़ा रहे हों, लेकिन जो पी रेशो 12-13 में पहुंचा होता है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आने लग जाता है। तो जो इम्पैक्ट वो आपको पहले पॉजिटिव दे रहा होता है वो नेगेटिव देने लग जाता है। तो जो 4 फियर्स हो सकते हैं जिसको हम लोग भी ट्रैक करते वही रहते हैं fear है। कंटिन्यूस बेसिस पे। एक हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान एक इम्पोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी है, ठीक है, अगर हमने ग्रोथ करनी है तो इम्पोर्ट हमें बढ़ानी पड़ती है। अभी तक हमने कोई ऐसा मॉडल नहीं लेकर आया कि हम एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ पे जाएं। और ना कुछ ऐसा अभी तक हाँ, किया है। तो हम लोग जो चीज़ें इम्पोर्ट करते हैं अगर उसकी प्राइस नीचे जा रही हो तो हमें एक नेचुरल ग्रोथ मिल जाती है। बिल्कुल ठीक है। इम्पोर्टेड एलिमेंट्स की अगर 10% समझे प्राइस कम हो गई तो हम 10% ज़्यादा मंगा लेते हैं, हमारा इम्पोर्ट नहीं पड़ता, और ये पिछले 2 और सालों ग्रोथ से हो हो भी जाती रहा है। है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को अगर डिटेल में देखें तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि अगले साल कमोडिटीज़ की जो एवरेज बास्केट है उसने 7% प्राइस कम हो जानी है। अब जिस तरीके से ऑयल प्राइसेस डोनाल्ड ट्रंप भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उन्होंने पूरा अपना एक बनाया हुआ है कि जब तक मैं हूँ ऑयल प्राइसेस सऊदी अरेबिया और सबके साथ कंट्रोल करके इसको $60-65 से ऊपर लेके जाने नहीं देना। तो ये दोनों चीज़ें पाकिस्तान के फेवर में जा रही हैं, यानी कि ये फियर जो है इसको अगर आप डिटेल में देखें तो ये आपके अगेंस्ट जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा अगले 1-2 सालों में। ठीक है, फिर इंटरेस्ट रेट आप देखते हैं, अगर आपकी कमोडिटीज़ जो आपने इंपोर्ट करनी है उसकी प्राइस नीचे रहती है, इसका मतलब आपके इंपोर्ट्स भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, और अगर आप थोड़े-थोड़े आपके रेमिटेंस या एक्सपोर्ट भी बढ़ जाएँ हल्के-फुल्के भी, तो आप एक बैलेंस में चलते हैं। आप कोई बहुत करंट अकाउंट सरप्लस नहीं करते, लेकिन आपका डेफ़िसिट भी इतना ज़्यादा नहीं होता। इसकी वजह से आपकी जब करेंसी स्टेबल होती है, आपकी इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो जाती है, क्योंकि सारी तो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन होती है। और उसकी वजह से आप इंटरेस्ट रेट जो आहिस्ता-आहिस्ता नीचे लाते रहते हैं। लोग जो है फिक्स्ड इनकम को छोड़ के स्टॉक मार्केट में आते रहते हैं, और अगेन वो 20 माइनस पी रेशो वाला जो फ़ॉर्मूला है, वो आपको फ़ायदा देता रहता है। ठीक है, इसके बाद फिर आ जाती है पॉलिटिक्स। अब इसमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी होती है कि उसमें पाकिस्तान का क्या रोल है। वो फ्रंट बड़ी हाँ, खतरनाक है इस वक्त। उसको आप डॉलर इन्फ्लो से भी कर सकते हैं, या परसेप्शन से भी कर सकते हैं कि जब लोग सोचते हैं कि सुपर पावर्स पाकिस्तान की राइट साइड पे हैं तो हमें फ़ायदा मिलेगा, हमें लोन्स भी मिल जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। तो उसमें भी इवन दो डोनाल्ड ट्रंप को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन एटलीस्ट जब तक इनका टेन्योर है, ऐसा लग रहा है कि आज के हिसाब से कि पाकिस्तान फेवरेबल रहेगा। फिर आ जाती है आपका फोर्थ फेयर होता है लोकल पॉलिटिक्स। अब उसमें भी अगेन आप कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, कोई भी ऐसी अगर मूवमेंट हो गई जिससे ये पूरा जो सिस्टम बना हुआ है अगर वो उसको रप्चर करने लग जाए, इवन तो पाकिस्तान में ऐसे पहला कभी नहीं हुआ, लेकिन ये 4 चीज़ें होती हैं जो आपको मॉनिटर करनी चाहिए। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, लोकल पॉलिटिक्स, कमोडिटी प्राइसेस, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल प्राइस। अभी तक ये सारी स्टेबल नज़र आ रही हैं, लेकिन आप लेकिन इसको मॉनिटर करते रहें। दैट्स द ओके, क्योंकि अभी मुझे मार्केट के अंदर भी जाना है, लेकिन थोड़ा सा इस पे करके ना मैक्रो करके फिर चलते हैं। आपने पहली चीज़ बात की कमोडिटी प्राइसेस की, लेकिन यू डू अंडरस्टैंड दैट बिकॉज ऑफ ट्रम्प्स टैरिफ्स द वर्ल्ड इज गोइंग टुवर्ड्स अ रिसेशन राइट नाउ। आपकी एक्सपोर्ट्स मर रही हैं, उसकी बहुत बड़ी वजह डिमांड डिस्ट्रक्शन है इवन इन यूरोप। यू डू अंडरस्टैंड दैट। सो वट एवर लिटिल यू आर गेनिंग, इफ द ग्लोबल इकोनॉमी टैंक्स एंड द मिडल ईस्ट इज इन ट्रबल and Europe does not buy your textiles, तो वो जो भी आपको कमोडिटी का फायदा है वो इरोड हो जाएगा बाय द लॉस ऑफ रेमिटेंसेज एंड एक्सपोर्ट्स। अभी ऑलरेडी $20 बिलियन का हो गया है, आपको पता है, ट्रेड डेफिसिट। एक तो मैं ये सवाल करना चाह रहा हूँ, पॉलिटिक्स पे छोड़ देते हैं, पॉलिटिक्स पे तो सब एक्सपर्ट हैं, और दूसरा ये कि कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कोई क्या होगा। इस वक्त दुनिया जिन हालात से गुजर रही है, मेरे ख्याल से दूसरी जंग अजीम के बाद ऐसे हालात पहली दफ़ा हो रहे हैं जितनी इस वक्त दुनिया में एक गैर यकीनी की सूरत हाल है, तो उस पर तो हम प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते। और बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, पाकिस्तान बहुत डिपेंडेंट है, लेकिन उस बारे में कोई बात करना फजूल है मेरा और आपका। तो मुझे सिर्फ इसका बताएं कि अगर आप ये जो बड़े नंबर की बात कर रहे हैं, अगर ग्लोबली ये प्राइसेस इस वजह से गिर रही हैं कि लोग इकोनॉमीज GDP ग्रोथ स्लो हो रही है, तो फिर तो ये हमारे लिए कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। अच्छा, ट्रम्प टैरिफ्स ऑन द होल जो है ना वो पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव होते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अभी तो ये इंडिया ने अपने IT एक्सपोर्ट्स पिछले 5-10 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया ना। पहले ये भी एक इम्पोर्ट डिपेंडेंट कंट्री होते थे, ये लोग भी ऑयल बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं और सारी चीज़ें अभी भी करते हैं। हाँ, और तीसरा ये बड़ा ज़्यादा जो है importer। ना वो एक्सपोर्ट करते होते थे चीज़ें यूरोप और USA को। तो इनके भी जो अच्छे, अब इंडियन अगर आप देखें ना यूट्यूब पे, तो इनके बड़े अच्छे म्यूचुअल फंड मैनेजर्स, इन्वेस्टर्स, एक बड़ी अच्छी एक इनकी जो है ना जनरेशन लास्ट 10-15 ईयर्स में आई है। उनकी आप डिटेल्ड टॉक्स देखें ना, तो उन्होंने भी पूरा देखा हुआ है कि इंडियन इकोनॉमी 2000 से लेके 2015 तक ऑयल प्राइस से बहुत ज़्यादा जो है ना उस पर डिपेंडेंट होती थी। जब ऑयल प्राइस सस्ती होती थी, इनको भी एक टेलविंड मिल जाती थी, सारी चीज़ें ठीक हो जाती थी, इंटरेस्ट रेट नीचे आते थे, महंगाई कम हो जाती थी, तो ये भी पाकिस्तान की तरह ऑपरेट करते थे। अब ये जो ट्रम्प टैरिफ्स हैं, इससे होता क्या है कि जब किसी चीज़ पे इवन दो अब आहिस्ता आहिस्ता ये लोग बैकआउट करते जा रहे हैं, बट इम्पैक्ट होता है कि ओवरऑल अमेरिका में डिमांड जो है चीज़ों की कम हो जाती है, चीज़ें महंगी हो जाती हैं, लोग कम कहते हैं हमें कम चाहिए, पैसे उतने ही होते हैं।
और उसकी वजह से फिर पूरी दुनिया की प्रोडक्शन थोड़ी कम हो जाती है। तो जितने भी रॉ मटेरियल्स होते हैं जो इन चीज़ों को बनाने के लिए चाहिए होते हैं, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ऑयल, स्टील, गैस और कोल। मतलब ये एक तरह से बिल्कुल ठीक है। जो है ना दुनिया के वर्क हॉर्सेज हैं। अब इन 4 चीज़ों की प्रोडक्शन जो है ना एकदम से कम करना आसान नहीं होता। तो जब भी इन चीज़ों की डिमांड कम होती है, क्योंकि एंड में प्रोडक्शन कम होनी है, इनकी प्राइसेस नीचे आने लग जाती है और ये पिछले 1 साल से हो रहा है। और जब इनकी प्राइसेस नीचे आती हैं तो पाकिस्तान का इम्पोर्ट बिल कम हो जाता है। रेमिटेंसेस इवन दो लो ग्रोथ चल रही है दुनिया में, लेकिन उस तरीके से शायद लोग और ज़्यादा जा रहे हैं हाँ और तो शायद कवर इतना हो जाए। ज़्यादा वो ग्रे मार्केट और ऑफिशियल रेट में फ़र्क नहीं है, तो लोग का रेमिटेंस जो है वो बढ़ता जा रहा है। बड़ एक्सपोर्ट्स। जो एक्सपोर्ट्स बिल्कुल नेगेटिव हो रही हैं। मतलब सर्विसेज में तो एक्सपोर्ट आपकी इंक्रीज़ हो रही है आईटी की, लेकिन जो गुड्स हैं जो असल है उसमें हाँ, जो मेन क्रक्स है जो 80% 75% होता है, उसमें जो है ग्रोथ अब नेगेटिव होने लग गई है। और उसका नंबर 1 रीज़न आप मुझसे एक्सपोर्ट ग्रोथ का रीज़न कम होने का, या ये जो पाकिस्तान की ग्रोथ नहीं हो रही, इसमें बहुत सारे और फैक्टर्स हैं। जैसे आईएमएफ की अभी वो करप्शन वाली रिपोर्ट भी आई है, एलीट कैप्चर, हज़ारों रीजंस हैं। लेकिन जो आज सबसे ज़्यादा इसको स्टाइफल कर रहा है ना, वो है आप टैक्स रेट जहाँ पे ले गए हैं। सैलरीड इंडिविजुअल्स पे जो टैक्स तबाह रेट कर है, दिया आपने। आपके पास जब पैसे ही नहीं बचेंगे तो आप खर्च क्या करेंगे, ग्रोथ कैसे आएगी? टैक्स रेट नहीं है ना, वो टैक्स पॉलिसी है। फिर टैक्स रेट नहीं, टैक्स बिल्कुल, पॉलिसी, हाँ, क्योंकि आप जिसका डायरेक्ट एंड टैक्स। रिजल्ट टैक्स रेट होता है। अब कंपनीज भी मजीद इन्वेस्टमेंट, जो आप इतनी कोशिश कर रहे हैं बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट आ कोई नहीं जाए, आ रहा। लोकल इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, उसका वजह ये है कि जब आपने 50% टैक्स रेट देना है तो कोई और डॉलर इन्वेस्टमेंट वाइबल नहीं रिपैट्रिएशन होगी। बहुत मुश्किल है यार। हाँ, पैसे डॉलर निकाल, रिपैट्रिएशन भी। आप डॉलर निकाल हम्म, नहीं सकते। चले, वो तो एक बहुत हम्म। पॉलिसी लेवल की बड़ी चीजें हो गई। मैं तो अगर इसमें ना अच्छी चीज़ ये होती है कि जैसे कोई ऐसी कंपनी हो, जैसे सीमेंट सेक्टर की कंपनी है, हाँ, उसमें हमें सोच रहे हो कि कल को ग्रोथ होगी, सीमेंट सेल इंप्रूव होगी कि नहीं, तो आपका एक अपना थीसिस तो होता है, आप ऑन ग्राउंड चीज़ें देख रहे होते हैं कि बिल्डिंग्स बन रही हैं कि नहीं। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ होती है कि मंथली नंबर आ रहा होता है। हाँ वो देखें। मंथली नंबर जो है ना, आपके माइंड में जो भी चीज़ बनी है ना, उसको करेक्ट कर लेकिन देगा। सीमेंट के जो भी नंबर आ रहे हैं अब्दुर्रहमान नजम, वो अटक सीमेंट के 15 के पी को, फौजी सीमेंट के 12 के पी को, डीजी खान के 12 के, पानिया सीमेंट के 17 के और पावर सीमेंट के 12 के पी को, ये मैंने रिसर्च की हुई है, नंबर निकाल के बैठा। सीमेंट सेक्टर तो सर ऑलरेडी 11-12 के पी पे चला गया है। और नंबर मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन मैं आप पे छोड़ता हूँ। बताइए सीमेंट ऑफटेक के नंबर्स क्या ऐसे हैं जो 12, 13, 15, 17 के पी को जस्टिफाई करें? अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट सेक्टर्स नाउ। हाँ, अब सेक्टर्स की बात करते हैं। छोटी सी एक जो हमने बात की कि जब मंथली नंबर्स आ रहे हो तो फिर आपके माइंड में जो भी चीज़ बन रही हो ना, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है कि जो डेटा आ रहा है। हाँ तो बिल्कुल जो ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और रेमिटेंसेस का नंबर अभी तक आ रहा है ना, वो मंथली लेवल पे आपको शो कर रहा है कि चीज़ें स्टेबल हैं। बिल्कुल ठीक हाँ, है। अगर ये कल को आउट ऑफ कंट्रोल होगा तो बिल्कुल इट्स अ मैं साइन तो टू सीमेंट वरी। ऑफटेक की बात कर हाँ, रहा था। अब हम सीमेंट ऑफटेक पे आ जाते हैं। अब इसमें आपने जो कंपनीज बताई ना, उसमें 2 कंपनीज जो जिनका सबसे ज़्यादा पी रेशियो है, अटक सीमेंट और पायनियर सीमेंट। उसकी वजह ये है कि ये दोनों कंपनियां बिक रही हैं। देखिए, अब पीएसएक्स के अंदर ना एक बिज़नेस की जो वैल्यू चल रही होती है, वो उसकी अगर कोई प्राइवेट ट्रांजैक्शन हो ना, यानी कि कोई बायर आके उसको खरीदे या वो प्लांट जितने में लगता है, उससे बहुत कम चल रही होती है। मतलब आपके जो सीमेंट के प्लांट्स हैं, ये जितने में लगते हैं ना, उससे भी कम प्राइस पे ऑलमोस्ट अब थोड़े करीब आ गए हैं। तो जब भी कोई प्राइवेट डील होती है, और एससीसीपी के रेगुलेशंस हैं कि जितनी आपस में 2 ओनर्स की डील होगी, उतनी प्राइस जो है 50% शेयर माइनॉरिटी शेयर होल्डर को भी मिलनी है। ठीक है। तो इस वजह से जब भी कोई ट्रांजैक्शन की न्यूज़ आती है तो उन कंपनीज की प्राइस बढ़ जाती है और वो थोड़ी उससे करीब चली जाती है जो कि आपस में 2 पार्टीज डील कर रहे हैं। इस वजह से इनका पी रेशो बहुत ज़्यादा लग रहा है। बाकी कंपनीज का फिर भी 11-12 की रेंज में है। अब 11-12 का इसलिए जस्टिफाइड है कि पिछले 1 साल में, ये अगेन पिछले प्रॉफिट के हिसाब से, अब अगले साल जो है ना, इनका प्रॉफिट ऑलमोस्ट 20-25% से बढ़ेगा। 10% आपकी तकरीबन डिमांड जो कि ऑलरेडी इंक्रीज़ होने लग गई है उसकी वजह से, और फिर कोयला सस्ता हुआ, बैग थोड़ा-सा महँगा हुआ, तो ऑन एवरेज 20-25% सीमेंट सेक्टर के अगले साल में प्रॉफिट बढ़ने हैं। तो जो 11-12 का पी रेशियो होता है, वो फॉरवर्ड बेसिस पे असल में 8 से 9 का होता है और वो जस्टिफाइड है। तो बहुत अगेन कुछ कंपनीज़ में आपको वैल्यू हंटिंग करनी पड़ेगी, हाँ, बट यहाँ ऑन मुश्किल द हो गई होल है, वहाँ हाँ, जगह थोड़ी-सी मुश्किल। मुश्किल होगी। जैसे फर्टिलाइजर सीम्स टू हाँ। बी चोक्ड राइट नाउ। हुँ, 2 जाइंट्स हैं। लेट्स रन थ्रू द सेक्टर्स। आई डोंट नो हुँ, अगर तुमने ये नंबर्स निकाले हुए हैं या नहीं, बट आई विल लाइक टू रन यू थ्रू इट। लेट्स टॉक अबाउट बैंक्स। I love banks, you know that, right? Everybody who watches Raftar now knows how much I love the banks. मतलब मुझे इनसे इतनी मोहब्बत है कि मैं अल्फाज में बयान नहीं कर पाता। मोहब्बत मुझे इसलिए है कि जिस तरह आपने रियल एस्टेट का नाम लिया, शायद ये एक और सेक्टर है कि जब तक ये फलता फूलता रहेगा हमारी मईशत हुँ, आगे नहीं जाएगी। क्योंकि बैंक्स जिस तरह पैसे कमाते हैं, बैंक्स मेक मनी बाय लेंडिंग टू अ डिसफंक्शनल हेवी करप्ट स्टेट। हुँ, वो हमारी रियासत के खर्चे उठाने के लिए रियासत को पैसे देते हैं। रियासत उसके लिए मुझ पे और आप पे 50% टैक्स लगाती है। वो पैसे वापस देती है, बैंक्स मुनाफा बनाते हैं
और जो अर्निंग्स आई हैं बैंक्स की, फिनोमिनल नंबर्स आए हैं ना, लेकिन मतलब एक मैंने जो थोड़ा, करेक्ट मी अगेन अब्दुलरहमान, मेरा ये कोर वो नहीं है, लेकिन मैंने एक मोटा हिसाब जो लगाया है कि इस रैली का तकरीबन 2/3 हैज बीन ड्रिवन थ्रू बैंक्स, यूबीएल, एनबीपी, मिजान, यूबीएल, यस यूबीएल तो खौफनाक, मिजान बैंक, एचबीएल, नेशनल बैंक, डार्क हॉर्स, बिल्कुल 300% 2025 का हाँ, नंबर 1 बैंक. So these banks are now trading at multiples like never seen before. मतलब मैंने जो थोड़ा सा हिसाब लगाया है कि मतलब ये जो and especially the fact कि ये अब इंटरेस्ट रेट अब वहाँ नहीं है, 10 के पास है ना इंटरेस्ट रेट. हाँ, तो ये फिर भी मीज़ान बैंक इज एट मल्टीपल ऑफ 9, HBL is at 9, MCB is at 9. ये सब 9 के मल्टीपल पे ऑलरेडी आ गए. हाउ डू यू लुक एट द बैंकिंग सेक्टर? हाँ, यूबीएल बाय द वे इतनी रैली के बावजूद 6.5 पे खड़ा हुआ है. नहीं, यूबीएल का आई थिंक वो इनका ना शेयर स्प्लिट हुआ था. हाँ, तो अच्छा, वो अगेन उसकी वजह से थोड़ा ये भी 9-10 की रेंज, 9-10 की, हाँ, सब जो है ना 9-10 पे आ गए हैं, 1-2 हैं थोड़े नीचे. और ये बैंक्स हैं यार. अच्छा, बैंक्स अगेन, जैसे आप अगर लेट्स से एक घर है, सही है, उसमें 2 कमाने वाले हैं या चलें 3 कमाने वाले हैं. एक उसमें से जो कमाने वाला है ना वो 60% कमाता है. 60% जो इनकम आती है ना घर की उधर से आती है, बाकी दोनों 20% अब इस बंदे की अगर सैलरी बढ़ जाएगी तो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन दायरा इसका ज़्यादा होगा. तो बैंकिंग सेक्टर या कोई भी सेक्टर अगर इंडेक्स में उसकी परसेंटेज ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली वो इंडेक्स के पॉइंट्स में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा. आप रोज़ देखते होंगे यूट्यूब पे वीडियोस, आज इस कंपनी ने 100 पॉइंट कंट्रीब्यूट किए, 500 कंट्रीब्यूट किए. ये बहुत ही फ्लॉड मेट्रिक है. असल में आपने देखना है कि उसकी प्राइस कितने परसेंटेज बढ़ी. अब वो जाहिर है उसको जितना ज़्यादा हिस्सा मिला होगा उसको जितना ज़्यादा पॉइंट्स कंट्रीब्यूट करेगा. तो बैंक सबसे ज़्यादा ये 25% मेरे ख्याल से इनका वेट होता था, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते 30 के आसपास चला गया, 1/3 हो गया. हाँ, मतलब कि बाकियों से ज़्यादा इन्होंने प्रॉफिट, शेयर प्राइस इंक्रीज हुई है, इसी वजह से हुआ. हाँ, और इनकी परसेंटेज बढ़ती जा रही है. जो बैंकिंग सेक्टर के प्रॉफिट्स आप देखेंगे ना थोड़े थोड़े इंक्रीज हुए हैं 2023 के मुकाबले में 2024. हाँ, बहुत कम इंक्रीज हुए हैं. यानी कि जब इंटरेस्ट रेट हाई होते थे उस वक्त जो प्रॉफिट चल रहे थे उससे कोई बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ, डबल नहीं वैसा ही है. लेकिन जो शेयर प्राइस 2-3 गुना हुई है उसका नंबर 1 फैक्टर है अगेन पी रेशो. पहले जब 22% इंटरेस्ट रेट होते थे तो इन्हीं कंपनीज की जो प्रॉफिट्स होते थे उस पर लोग कहते थे हम तो 3-4 पी रेशो पे खरीदेंगे. बिल्कुल ठीक है. अब ये जो है सारे 9-10 पे आ गए हैं. तो ज़्यादातर लोग जैसे सोचते हैं कि इंटरेस्ट रेट नीचे जाएंगे तो बैंकिंग सेक्टर भी नीचे जाएगा. ठीक है. ऐसा असल में होता नहीं है. एक इनकी नेचुरल ग्रोथ हो रही होती है इकोनॉमी में. जब मनी सप्लाई इंक्रीज हो रही होगी तो डिपॉजिट्स भी इंक्रीज होंगे, उससे इनके प्रॉफिट्स जो हैं थोड़े से बढ़ जाते हैं. लेकिन इंटरेस्ट रेट कम हो जाए तो एक तरह से वो फ्लैट हो जाता है. लेकिन पी रेशो बढ़ रहा होता है. जब इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से जो उस बैंक पे अर्निंग्स का पी रेशो मिलना है जब वो इंक्रीज होगा 10 से 12 पे चला गया तो शेयर ऑटोमेटिकली 20% बढ़ जाता है. तो बैंकिंग सेक्टर की भी आउटलुक ये है, ऑन द होल थोड़े से प्रॉफिट इंक्रीज होंगे, लेकिन पी रेशो बढ़ने की वजह से अगर लेट से पी रेशो 2 से बढ़ता है तो 20% यहीं से शेयर प्राइस की ग्रोथ आ जाती है. फिर ऑलमोस्ट 7-8% ये लोग डिविडेंड भी दे देते हैं. जो उस साल का प्रॉफिट होता है उसमें से 70% तकरीबन ये लोग पे आउट कर देते हैं. तो ऑन द होल इसमें भी पी रेशो इंक्रीज होने की वजह से थोड़े से प्रॉफिट. 70% प्रॉफिट्स डिविडेंड देते हैं बैंक्स. 60% तो देते हैं. कुछ बैंक्स 75-80 तक भी जाते हैं, कुछ 50 पे रुक जाते हैं. मिजान बैंक जैसे 50-60 की रेंज में देता है. एमसीबी थोड़ा ज़्यादा देता है, एमसीबी 80% तक देता है. तो ऑन द होल आई थिंक 60% एवरेज बनती होगी बैंकिंग सेक्टर की. जो डार्क हॉर्सेज हैं जो पिछले साल में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं उसमें नंबर 1 था नेशनल बैंक और दूसरे नंबर था बैंक ऑफ पंजाब. ये दोनों गवर्नमेंट के बैंक्स. तो ये एक तरह से वैल्यू हंटिंग रिजल्ट था इनका. ये तीसरे नंबर पे बैंक ऑफ खैबर है. बैंक ऑफ खैबर तो बहुत छोटा बैंक है लेकिन फिर भी वो भी डबल हो गया. डबल ट्रिप मतलब 200%. तो यानी कि वो जो लोगों का ट्रस्ट बहुत कम हुआ था गवर्नमेंट बैंक्स पे. लोग कहते हैं इसको तो खरीदना ही नहीं. हाँ बिल्कुल. तो आहिस्ता आहिस्ता ना बुल मार्केट में लोग फिर देखते हैं जो चीज़ थोड़ी अंडर, हाँ, वैल्यू हंटिंग. वही आ रहा था. ये आप बात को वहीं लेके चले गए जहाँ मैं अगला सवाल आ रहा था कि इसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल, क्योंकि फर्टिलाइजर में तो डेप्थ ही नहीं है, वो तो यहीं 4-3 कंपनीज उसमें जो होता है. बैंक्स में तो डेप्थ है, बिल्कुल रेगुलेटेड है, 30-35 बैंक्स हैं. उसमें इस साल लोगों ने कोने खदरों से निकाल के चीजें बाहर ले आए हैं लोग. अब उसके अंदर नेशनल बैंक, इसकी एग्जांपल ये है कि नेशनल बैंक, बैंक ऑफ पंजाब,
बैंक ऑफ खैबर और अस्करी बैंक, जो कि सबसे मतलब एक हम्म मजे की कंपनीज नहीं समझी जाती थी, हाँ, वो भी उन्होंने ही रैली किया है। हम्म तो बैंकिंग सेक्टर में कहाँ इस पे वैल्यू हंटिंग है? मतलब ये तो, और अगर बैंक नहीं चलेंगे तो इंडेक्स कैसे चलेगा? देखिए, एक तो अगर हम अज्यूम करते हैं कोई बड़ा बैंक है, ऑब्वियसली ये जो बड़े नाम है इनकी वेटेज ज़्यादा है ना, तो इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इधर कुछ बैंक्स हैं डिपॉजिट ग्रोथ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो शायद वो अपना प्रॉफिट बढ़ा लें, जैसे यूबीएल है। बट बाकी सारे बैंक्स जो हैं वो पीई रेशो इंक्रीज होने की वजह से ही बढ़ने के ज़्यादा चांसेस हैं। प्रॉफिट ग्रोथ उस तरह की नहीं होगी, नहीं होगी। 10-15% मैक्सिमम हो जाएगी, अच्छा। क्योंकि डिपॉजिट बढ़ जाते हैं ना ऑन एवरेज एक साल में 15 से 20%। तो थोड़ी सी आपकी प्रॉफिट उसके ग्रोथ लिए हो भी जाती बहुत लड़ाई हो रही है बैंकों में, है। हाँ, हो तो रही है ऐसे। बहुत लड़ाई हो रही है। तो बहुत मैसिव किस्म का रिटर्न शायद नहीं हो, लेकिन अगेन अगर इंडेक्स ने 30% बढ़ना है तो बैंक्स भी 25% भी अगर कंट्रीब्यूट कर देंगे और वो पी रेशो की वजह से होगा, तो ये एक तरह से सो हो अगर जाएगा। मैं एक इन्वेस्टर हूँ तो लेकिन क्या अभी भी बैंक्स में वैल्यू हंटिंग मौजूद है। 3-4 बैंक्स ऐसे हैं जो कि बाकी अगर 9-10 पे चल रहे हैं तो वो 6-7 पे अभी भी ट्रेड हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अब वो फिर तो अगर मैं एक देखने की इन्वेस्टर तरीका हूँ है। तो क्या मैं, मतलब डेयर आई से कि मैं 2026 के पोर्टफोलियो में बैंक को ना रखूं, तो वुड आई बी मिसिंग आउट? देखें, अब ज़्यादातर जैसे स्पेशली पाकिस्तान में, मैं आपको एक बड़ा अच्छा फैक्ट बताता हूँ कि जो टॉप 100 कंपनीज़ हैं उसमें से ऑलमोस्ट 50% आर शरिया कंप्लाइंट। पाकिस्तान में रोज़ जो ट्रेडिंग होती है उसकी अगर वैल्यू देखें, उसमें से 60-70% ट्रेडिंग होती है शरिया कंप्लाइंट कंपनीज़ में। तो अगर कोई बैंक नहीं ख़रीदता, बहुत ज़्यादा लोग इस वजह से नहीं खरीदते क्योंकि वो शरिया कंप्लाइंट नहीं होते, तो आई वुड नेवर से कि दे आर मिसिंग आउट। उससे बहुत अच्छी कंपनीज भी होती हैं दूसरी जगह जिससे आप करके इन्वेस्ट करके जो है वो प्रॉफिट बना सकते हैं। और फिर भी अगर आप देखें शरिया कंप्लाइंट बैंक्स में थोड़े से ऑप्शंस कम है, फैसल बैंक एंड मिज़ान बैंक एंड बैंक ऑफ इस्लामी। कन्वेंशनल बैंक्स में थोड़े से ऑप्शन ज़्यादा होते तो हैं। वो उसी के प्रीमियम पे तो चले हैं बॉस, हाँ। वो मिजान उसी प्रीमियम, खैर प्रॉफिटेबिलिटी भी देखिए शानदार है। अगेन जो आपकी थिंकिंग है या जो आपकी फिलोसफी है, जो आपकी आइडियोलॉजी है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन थोड़ा सा प्रॉफिट ज़्यादा बन जाए। तो बिल्कुल भी उसको कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। शरिया कंप्लायंट कंपनीज में भी बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। ओके, सो वी हैव टॉक्ड अबाउट सीमेंट्स, वी हैव टॉक्ड अबाउट फर्टिलाइजर, वी हैव टॉक्ड अबाउट बैंक्स, लेट्स गो। फर्टिलाइज़र में मैं एक चीज़ ऐड करूँगा। जी जी प्लीज। फर्टिलाइज़र में जो डिमांड साइड है ना वो बड़ी स्टेबल सी होती है। अभी पिछला साल जो था बड़ा एक ट्रिकी सा था। नहीं भाई, साल के बुरा शुरू था, में जो बुरा वीट के साल, साथ हुआ, हाँ, बुरा अब बुरा साल और भी इसको अगला कहते साल ही अच्छा नहीं लग रहा हैं। है। लेकिन इस बुरे साल में भी यूरिया की जो सेल हुई है वो 6 मिलियन टन से ज़्यादा हुई है। आखिरी महीनों में जो सेल हुई है उसको सब मिला ले तो ये 6 मिलियन टन क्रॉस कर गया। यानी कि पिछले 10 साल में शायद सबसे बुरा साल था, उसमें भी यूरिया की जो डिमांड है वो 6 मिलियन क्रॉस कर रही है। और जो पाकिस्तान में जितने प्लांट्स लगे हुए हैं उन टोटल उन सब की कैपेसिटी 6.5 है। तो आज भी जो प्लांट्स लगे हुए हैं उनकी सारी सेल होनी है अगले साल में। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। और इसके ये हो गई डिमांड साइड। अब जो कॉस्ट साइड होती है उसमें होता है गैस। फर्क पड़ा है, उस पे फर्क पड़ा है। उसमें पिछले साल का तो थीम ये था 2024 और 25 का कि दो कंपनीज को, क्योंकि वो डायरेक्ट बाय कर रहे थे एक फील्ड से, उनको थोड़ी सस्ती गैस मिल रही थी। अब लेटेस्ट 1-2 महीने पहले डेवलपमेंट हुई है कि जो दूसरी कंपनी थी जिसमें एग्रो फर्टिलाइजर आता है उनको भी कुछ पोर्शन ऐसी एलोकेशन मिली है जिससे थोड़ी सी उनकी कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी। तो उनके बिजनेस में भी प्रॉफिटेबिलिटी में चेंज आ रहा है। अब ये माइक्रो चीज है, बिजनेस इफर्ट इज ऑलरेडी एट अ वेरी हाई मल्टीपल यार। इफर्ट बट तो वो वैसे जिस अय्याशी कर मल्टीपल रहा से है, निकल रहा है ना वो पास्ट 12 मंथ्स का है। लेकिन 15 पे है यार, कितना एडजस्ट मैं कर आपको लोगे? इसको एक्सप्लेन करता हूँ। पिछले एक साल का अगर उसका मल्टीपल देखेंगे ना, तो क्योंकि यूरिया का बैग जो है इनका ना बाकियों से थोड़ा सा ज़्यादा महंगा था। बिल्कुल ऐसे इनका ही। 4600 का था, बाकी कंपनीज का 4400 का था। तो जो पहले 9 महीने गुजरे थे ना, उसमें जब यूरिया की सेल कम हो रही थी तो सब जो है 4400 वाला ले रहे थे, 46 वाला कोई नहीं ले रहा था। तो इन्होंने उन 9 महीनों में उतनी सेल की जो कि 6 महीनों में होती है। तो इस वजह से वो जो प्रॉफिट है वो सही नहीं है। और इन्होंने आके दिसंबर में आके इतनी सेल की जो कि 6 महीनों में होती है। तो सारी जो इन्वेंट्री है ना वो बैकलॉग क्रिएट हो गया। तो जब 9 महीने या 12 महीने में शो हो रहा हो कि आपकी सेल उतनी हुई है जो कि 8-9 महीने में होती है, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट कम आएगा और पी रेशो आपको ज़्यादा लगेगा। और फिर ये जो गैस वाली डेवलपमेंट भी दिसंबर का आपने, रिजल्ट आएगा, उसके बाद देखेंगे। हाँ, दिसंबर के दिसंबर में का काफ़ी result। अच्छे प्रॉफिट। सो फर्टिलाइजर साइड पे आई गॉट यू। फर्टिलाइजर हो गया, सीमेंट हो गया, बैंक्स हो गया। लेट्स मूव टू द सेक्टर जो एक ज़माने में मार्केट की जान हुआ करता था, ऑयल एंड गैस। ऑयल एंड गैस में भी कंपनीज जो हैं अच्छा टर्न अराउंड उसमें हो रहा है, उस तरह का चार्म नहीं है। गवर्नमेंट की कंपनीज हैं। भाई माड़ी में कौन सा तेल निकलता है? कोई अलग तेल निकलता है माड़ी गैस में, वो 15 के मल्टीपल पे है और हर कोई बोलता है आप, मतलब माड़ी के बगैर कैसे पोर्टफोलियो बन सकता है? व्हाट इज इट?
देखिए या वही भाई लोगों का एक हाथ है कि नहीं ये फौजी है फर्टिलाइजर वाला सीन है इसमें भी कि यार हाथी के पैर में सबका पैर। अगर हम पिछले 20-25 साल में देखेंगे ना, जिस कंपनी ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया शेयर होल्डर्स को, दैट इज़ मारी एनर्जीज। और उसका अगेन रीज़न है कि ये समझें सऊदी अरब क्वालिटी की एक फील्ड जो है ना वो पाकिस्तान में है, और उसके ऑपरेटर ये कंपनी है। 1960 से प्रोडक्शन चल रही है, आज भी जो है 20 साल के रिजर्व्स मौजूद हैं। ठीक है, और अब ये जो सारी गैस है ना फर्टिलाइजर सेक्टर को जाती है, बिल्कुल ठीक है। उससे यूरिया बनता है। तो अभी मज़ीद अगले 2 साल का प्लान अप्रूव हुआ है ईसीसी में कि मज़ीद 3 प्लांट्स को इस फील्ड से गैस जाएगी, तो इसकी जो आज प्रोडक्शन है वो 1 साल 2 साल बाद 20% मज़ीद बढ़ जाएगी, तो उससे प्रॉफिट भी इंक्रीज़ होगा। तो इस तरह की जो कंपनीज होती है ना ये महंगी ही चलती हैं। मतलब इसका अगर आप पी रेशो निकालेंगे ना, जब थोड़ी बुल मार्केट चल रही होती है तो ये 12-13 पे ही होता है, आजकल थोड़ा सा ज़्यादा है। और उसकी एक वजह ये भी है कि इन्होंने ना रेकोडिक के साथ 2 माइनिंग ब्लॉक्स एलोकेशन इनको हुई है। तो कल को 3-4 साल 5 साल बाद पाकिस्तान में अगर माइनिंग हुई तो वहाँ से बहुत ज़्यादा वैल्यू आ सकती है। इस वजह से लोग सोच रहे हैं कि आज उसकी प्राइस मैं पे करने को रेडी हूँ। बट हाँ, थोड़ा सा पी रेशो ज़्यादा है, शायद जब थोड़ा 10 के आसपास आए तो एक तो बेहतर मेरा मकसद इन्वेस्टमेंट क्या हो। है, देखें आई नो पीपल विल बी वाचिंग दिस एंड वो शायद इस पे अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले रहे हो। सो हमारा मकसद ये होना चाहिए कि लेट्स से व्हाट इज देयर, मतलब चलने को तो भाई हो सकता है कि माड़ी यहाँ से भी बिल्कुल 20 के मल्टीपल पे चला जाए, लेकिन हमको फैक्चुअली चीज़ों को ऑब्जेक्टिवली देखना चाहिए। एंड आई अप्रिशिएट कि यू आर सेइंग जो बात ठीक है वैसे ही कह रहे हो, और कोई मतलब ऑब्जेक्टिवली हम डिस्कस कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिवली बात करते हैं तो अब एक ऐसे सेक्टर की बात करते हैं जिसमें बहुत शोर शराबा है पिछले 1 साल से, बहुत कुछ हो रहा है इस सेक्टर। ये बड़ा डेड सा सेक्टर होता था, लेकिन अब पिछले 1-2 सालों से इसमें आग लगी हुई है, वो है ऑटोमोबाइल असेंबलर्स। और मजे की बात यह है कि ऑटोमोबाइल असेंबलर के सेक्टर की तेजी का फायदा वो कंपनी उठा रही है जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में लिस्टेड नहीं है सिवाय सासगार के। व्हाट इज गोइंग ऑन? 70 1 करोड़, मतलब वो आज समीउल्लाह ने भेजी है वो पूरी के एवरेज PHEV प्राइसेस। सबसे सस्ती गाड़ी अभी निकाली है जायको J5, वो 70 करोड़ा लाख से भी सस्ती 70 लाख की है, SUV 60 लाख की है। 67 हाँ 70 लाख की गाड़ी है। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर एंड हु स्टैंड्स टू, ये कौन कौन से मार्केट के जाइंट्स हैं जो इस नए चाइनीज ऑटो असेंबलर, इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करो, किसके पीछे कौन है, मुझे तो समझ ही नहीं आता। क्योंकि मुझे कल मेरा एक दोस्त बता रहा था कि इंटरनेशनली जो चेरी ऑटोमोबाइल्स है वही ओन करता है जायको को भी, ओमोडा को भी और इनको भी, लेकिन पाकिस्तान में वो अलग है। और वो अब शायद मास्टर ग्रुप के पास है, जैको जो है निशाद ग्रुप के पास और है, ओमोडा भी निशाद के पास है। चेरी ब्रांड जो है वो मास्टर ग्रुप के वो मास्टर के पास है। व्हाट इज गोइंग ऑन, जरा भाई रन मी थ्रू दिस। BYD हपको के पास है, रन मी थ्रू इट, और इसका कितना प्ले हो सकता है? अच्छा, ये अगेन पिछले 2-3 सालों में वही जो हाईलाइट पोस्टर बॉय ऑफ PSX सासगार है। लोग सोचते हैं कि वो 50 सासगार जैसी ग्रोथ होनी चाहिए 50 रुपए वाला शेयर 2000 पे कैसे हो सकता है? बिल्कुल ठीक है। और अगेन फिर लोग उसको कनेक्ट करते हैं कि ये तो सट्टा है। एक चीज अगर 50 रुपए की थी, ठीक है चलो 100 तक चली गई, 200 तक चली गई, 300 तक चली गई, 2000 कैसे हो सकती है? ठीक है। तो इसको समझने के लिए ना आपको थोड़ी सी बिजनेस की इकोनॉमिक्स समझनी पड़ेगी। ऐसी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ऐसी डायनामिक्स हैं कि 1 से 2 साल में ही एक कंपनी जो है बहुत छोटी से बहुत बड़ी हो सकती है। बिल्कुल सकती है। दूसरे सेक्टर्स में नहीं है। आप 1 साल के अंदर मिजान बैंक खड़ा नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक। आप 1 साल के अंदर लक्की सीमेंट नहीं खड़ा कर सकते। बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए, महंगे प्लांट्स आते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का फिनोमेना ये है कि ये हैं असेंबलर्स। अब असेंबलिंग का जो प्लांट होता है ना बहुत महंगा नहीं आता, ठीक है। और फिर दूसरी चीज़, अगर कोई छोटा बिजनेस है उसको चाहिए होता है वर्किंग कैपिटल, ताकि वो अपना माल बनाए, उसमें इन्वेस्टमेंट करे, फिर लोग बेचेंगे, उससे पैसे मिलेंगे। ऑटोमोबाइल में एडवांस मिलता है आपको। एडवांस मिलता है भाई। तो ये नेगेटिव कैश साइकिल इसको कहते हैं बिजनेस टर्म्स में, कि पैसे पहले प्रोडक्ट बाद में। तो अगर कोई छोटा सा प्लेयर भी हो और उसने किसी से पार्टनरशिप कर ली बाहर, जिसकी गाड़ी की प्राइस बहुत अच्छी है, फीचर्स बहुत अच्छे हैं, तो वो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके अपने प्लांट में बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ बेच सकता है। बिल्कुल ठीक है। तो अब ये सासगार का जो प्लांट है 2-2.5 अरब रुपए में लगा था, बताओ यार। और आज ये 100 अरब रुपए की ऑलमोस्ट 1 साल में गाड़ियाँ बेचते हैं। बताओ। क्योंकि इनका पीछे पार्टनर जो था वो बहुत स्ट्रांग था, अच्छी गाड़ी मिल गई इनको, और लोगों ने इनकी ग्रोथ को फाइनेंस किया। तो लोगों ने फाइनेंस किया, हमने और आपने किया। लोगों ने फाइनेंस किया, और गाड़ी अच्छी है, और गाड़ी अच्छी है, लोगों का भी फायदा हुआ, इनका भी फायदा हुआ। तो इसी तरीके से कोई भी कंपनी अगर कोई बहुत अच्छी गाड़ी लेकर आएगी तो उसके बहुत ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस हैं। ओके, सो
साजगार का तो हवल है, ठीक है, सही कह रहा हूँ। BYD दूसरा बड़ा प्लेयर, या अब नहीं है BYD भी उतना बड़ा प्लेयर? BYD का जितना क्योंकि वो प्योरली इलेक्ट्रिक है। प्योरली इलेक्ट्रिक भी है, और वो जिस कंपनी का पार्ट है ना, हाँ। यानी कि हपको का पार्ट है, अलग हाँ। से तो है नहीं BYD। हाँ। तो हपको ऑलरेडी एक 100 अरब 200 अरब से ऊपर की कंपनी है। हाँ। तो उसमें अगर जैसे इंडस मोटर्स को उतना देखें, बड़ा इम्पैक्ट नहीं क्रिएट इम्पैक्ट नहीं क्रिएट अर्निंग्स पे करेगा। उतना। हपको की अर्निंग का कितना % होगा BYD? अभी तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी क्योंकि नहीं। गाड़ियां भी नहीं आई। लेकिन अगर ये टोयोटा जितनी कंपनी भी बन जाती है, यानी कि जितनी गाड़ियां टोयोटा बेचता है हाँ। वो भी बेचने लग जाए, तो भी ओवरऑल कंट्रीब्यूशन कोई 30-40% होगा कंपनी में। तो इस वजह से वो जो आप जिस चीज़ को खरीद रहे हैं उसमें उसका पोर्शन ही बहुत छोटा है। बहुत मजे की बात की तुमने। हाँ। उसको किस तरह देखना। हाँ। हाँ, आज मैंने देखा, अब ये पता नहीं ये पॉडकास्ट जब जाएगी उस वक्त क्या हो रहा होगा, लेकिन मैंने देखा कि कल जेको J5 लॉन्च हुई है और निशात मिल के शेयर्स आज बढ़े हुए थे ऑलमोस्ट। निशात मिल्स तो अगेन वही जो आपको वाली चीज़ करें ना, तो निशात मिल्स में तो इस कंपनी का इतना कंट्रीब्यूशन नहीं है। जो नहीं असल है। दो कंपनीज है ना, जिसमें NCPL फिर भी थोड़ा बहुत आता है, NCPL और निशात पावर। ये दोनों कितना कंपनीज, है? कितना ये दोनों कंपनीज, ये जो न्यू कंपनी आ रही है जिसमें जैको और ओमोडा है, उसका 33% ईच ओन करते हैं। सोचे अगर ये 100 होता, अगर निशात ग्रुप सोचता है कि सिर्फ एक कंपनी के थ्रू हमने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो इसका इम्पैक्ट और ज़्यादा होता। और उन NCPL कंपनी की बैलेंस शीट पे इम्पैक्ट कितना है इनका? जैसे तुमने कहा कि हाँ। उनका तो यार कम है, क्योंकि आपको खुद इतना बड़ा है तो बहुत एट्रिशनल सा फर्क पड़ेगा। हाँ, इसमें क्या है? इसमें है अच्छा NCPL इम्पैक्ट है। अच्छा इम्पैक्ट है। अच्छा, मैं आप इसको ना नंबर से एक्सप्लेन करता हूँ। और ये कैलकुलेशन जो है ना, अभी पाकिस्तान में मोस्ट प्रॉब्ली और गाड़ियाँ भी आनी है, तो एक तरह से अगर आप ये समझ लेंगे ना, तो फ्यूचर की अपॉर्चुनिटी भी आप पिक कर Awesome. लेते हैं। ठीक है, अब ट्रेंड ये है कि चाइनीज़ गाड़ियाँ हैं सस्ती, यानी कि जो किट मंगानी होती है ना पाकिस्तान में, वो अगर जैपनीज़ गाड़ी की $20,000 की है ना, तो वो वही उसी तरह के फीचर सारी चीज़ें आपको $15,000-16,000 में मिल उससे जाएगी। भी कम में यार। हाँ, उससे भी कम में मिल जाती है। अब उसका फ़ायदा ये होता है कि आप अपनी गाड़ी की प्राइस कम रख लेते हैं, और जो प्रॉफिट आपका होता है, यानी कि अगर आप टोयोटा का पर कार प्रॉफिट देखेंगे, तो वो 1 करोड़ की गाड़ी पे कोई तकरीबन आफ्टर टैक्स 6-7 लाख रुपए होता है। लेकिन चाइनीज़ गाड़ियों पे वो ऑलमोस्ट 10 लाख होता है। तो यानी कि आपका एक गाड़ी पे प्रॉफिट भी ज़्यादा है, और आप अच्छी प्राइस रखते हैं तो वो बिकती भी ज़्यादा है, जल्दी स्केल हो जाती है। ये गाड़ी भी बेहतर है यार। गाड़ी भी बेहतर है, ठीक है। तो अब अगर हम इस एनालिसिस को देखें, हम इसको कहते हैं नंबर 1 कार फ्रेमवर्क। नंबर जैसे बुल मार्केट फ्रेमवर्क एक्टिवेट हुआ ना अच्छे इंडिकेटर्स के साथ, नंबर 1 कार फ्रेमवर्क एक्टिवेट हो जाता है जब एक गाड़ी लॉन्च हो गई जिसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, यानी कि लोगों को ट्रस्ट है कि टाइम पे डिलीवरी मिल जाएगी, बाद में सर्विस ठीक होगी, उसकी प्राइस अच्छी हुई, उसके फीचर्स अच्छे हुए, तो वो बिकनी ही बिकनी है। अब आज J5 भी लॉन्च हो गई है, और जो J7 पहले लॉन्च हुई थी उसकी भी कोई 3-4 हज़ार की बुकिंग हुई है। वो ऑलमोस्ट 1 करोड़ की गाड़ी है। तो 1 करोड़ की है। हाँ, तो अगर सिर्फ हम J7 के बारे में ही सोचें, अभी J5 तो नई नई लॉन्च हुई है, देखते हैं उसका क्या रिस्पॉन्स आता है। तो अगर अगले 1 साल में 4,000 गाड़ियाँ भी बिकती हैं, जो कि ऑलरेडी ऑलमोस्ट बुक हो गई हैं, और हर गाड़ी पे 10 लाख रुपए प्रॉफिट हो गया, तो 4 अरब रुपए इस कंपनी ने कमा लिए। और इसकी अभी क्या है अर्निंग्स? और अब ये है नेक्स्ट जेन ऑटो, ये जो ठीक है। कंपनी है ना, वो है नेक्स्ट जेन ऑटो। फिर NCPL और निशात पावर जो है नेक्स्ट जेन ऑटो को 33% ओन करते हैं ईच। तो 4 अरब में से तकरीबन 1.5 अरब या 1.25 अरब जो है इन दोनों कंपनी में आ जाएगा, अलग अलग जाएगा। अलग अलग जाएगा। तो इसके हिसाब से फिर आप देखते हैं, तो कोई भी जब नई गाड़ी आए, और उन कंपनी की अपनी बैलेंस शीट, उनकी अर्निंग्स पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा इससे? NCPL की, ये तो देखिए इसमें जो नहीं किया हुआ numbers। IPPs की रीनिगोशिएशन हुई थी ना, उसके बाद ये दोनों हैं फर्नेस ऑयल के पावर प्लांट्स, तो इनकी कोई खास अर्निंग्स नहीं है। इनके पास जो थोड़ा बहुत कैश पड़ा हुआ है पुराना, उस पर जो रिटर्न तो आके यानी कि आ उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हाँ, फर्क बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। पड़ेगा। मतलब इसको उस तरह से देखें, अगर 1-1.5 अरब रुपए का प्रॉफिट आ रहा है, उस पर आप 8-9 का P रेशो दे दें, और ये सिर्फ एक गाड़ी का है। अगर J5 भी हिट हो गई तो ये 2 अरब भी हो सकता है 1 साल का। ओके, बट इस तेजी का एक फ्लिप साइड भी है, वो है बेचारे हमारे बिग 4, जो बिग 4 भी है, और जो जिनकी 5 उंगलियां घी और सर कढ़ाई हाँ। में थे, उनके तो पर मतलब ये उनको कैसे देख रहे हो? चाइना की आमद, चाइना तो छा गया, पर जापान दकी होएगा। चाइना भी छा गया, और जब ये एक गाड़ी का नंबर 1 कार फ्रेमवर्क ऑन होता है, तो किसी का ऑफ भी होता है, क्योंकि टोटल गाड़ियाँ तो उतनी बिकनी है सही ना, बात है ना, ग्रोथ तो थोड़ी वो सी तो नहीं होनी बढ़ रही, वो नहीं बढ़ रही है तो भाई। मैं तो बल्कि इसको समझता हूँ कि ये जो जैको और दूसरी ब्रांड सक्सेसफुल हो रही हैं, और भी हैं लिस्टेड के अलावा भी हाँ, हैं, बिल्कुल जैसे ये ओशान X7 हाँ हाँ, बड़ी ज़्यादा हिट हुई थी। उसने बड़ी बहुत गाड़ियां भी ला रहा है वो नहीं। तो इससे जो दूसरे चाइनीज़ प्लेयर्स हैं, शायद और खुद साज़गार पे भी थोड़ा सा इम्पैक्ट आ जाए। हाँ बिल्कुल ठीक है। टोयोटा और होंडा पे तो ऑलरेडी आ गया, मतलब अब आप पूछें किसी को सिविक कोई नहीं खरीदता है, तो कोई भी नहीं 1 खरीदता। करोड़ की सिविक लूंगा हाँ, मैं, 1 बस करोड़ की वो J7 लूंगा या हाँ, सिविक लूंगा। अब वो जो है ज़्यादा उसी पे चल रहे हैं अब। तो लेकिन इनका क्या फ्यूचर क्या है इन कंपनीज का?
देखिए इतने मैसिव इन्वेस्टमेंट इन्होंने नहीं की हुई, असेंबलिंग प्लांट्स ही हैं इनके, तो ये भी इसी तरीके से चलते रहेंगे। एक इनकी ब्रांड वैल्यू तो है, लोग आज भी खरीदते हैं। जैसे रेवो देख लें आप, उसका अच्छा 25 लाख गिरा कंपेटिटर, दिए, हाँ कंपेटिटर आ 25 गया, लाख लेकिन गिराए फिर हैं भी लोग रेवो ने, खरीदते हैं। लेकिन लेकिन रेवो आहिस्ता ने, आहिस्ता ये इनकी जो है है ना? सेल या स्टैग्नेंट रह जाएगी या हो सकता है नीचे भी आने लग जाए, हाँ, लेकिन सो स्लो सो स्लो इफ यू आर इम्पैक्ट इन आएगा। ऑटो, द बिग फोर आर हिस्ट्री, हाँ मोस्ट हाँ, प्रॉब्ली मोस्ट वो प्रॉब्ली, आपको वैल्यू हंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज़ बहुत सस्ती मिल जाए तो हाँ, मिल जाए, लेकिन ऐसा ये लग रहा है कि तुमने बहुत आहिस्ता सही आहिस्ता बोला कि इवन हो चाइनीज, सकता है साजगार भी हिट हो, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि क्योंकि मार्केट वो गाड़ियां तो वही 2 लाख बिक रही हैं, 2 लाख भी नहीं बिक रही हैं। H6 मेरे ख्याल से 1 करोड़ से शुरू होती है और 1 20 तक जाती है, अलग अलग जी वेरिएंट्स। जी तो जी जी। J7 आपकी उसी कैटेगरी में अच्छा, आ जाएगी। हायोंडाई भी निषाद की है? Hyundai भी निषाद की। अरे तो ये निषाद ग्रुप क्या कर रहा है यार, ये वो हायोंडा को, देव गॉट हायोंडाई, देव गॉट एक और वो जो फ्रेंच पूजो, नहीं वो किया की है, वो लकी की। सॉरी वो हाँ, लकी की है, लकी के पास है आई एम सॉरी आई कीप किया गेटिंग एंड कंफ्यूज्ड। प्यूजो, BYD हप्को के पास है, निषाद ग्रुप के पास Hyundai, जैको, ओमोडा, ये 3 ब्रांड हैं। तो अब एक सिंगल बिगेस्ट ग्रुप निषाद बनता जा रहा है ऑटो का। इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टनरशिप्स यस, बट अगर नंबर ऑफ कार्स सोल्ड देखें तो आज भी टोयोटा नंबर 1 है और सेकंड नंबर पे होंडा अरे एंड नंबर 1 तो सुजुकी होगा ना, नंबर ऑफ ओ कार यस सोल्ड। सुजुकी, यस हाँ हाँ सुजुकी असल में डीलिस्ट हो गया ना, तो वो हम थोड़ा सा और वो उस पे वो भी होगा ना, वो तो ऑल्टो बिकती है ना उनकी। ऑल्टो बहुत ज़्यादा। आई थिंक द गेम चेंजर वुड बी कि अगर इनमें से किसी ने एक 30-40 लाख की रेंज में कोई अच्छी गाड़ी अगर डाल दी, जो ये नहीं डाल रहे बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजन जो तुमने बताया कि वो उनको 10 लाख रुपए एक से मिलते हैं, वो बिक ही रही है तो क्या जरूरत है, तो अगर वो ये करने में कामयाब हो गए तो मेरे ख्याल से फिर तो हो सकता है नंबर 1 सेलिंग कार भी इनकी हो जाए। एक और ब्रांड है जैक, जैक के ट्रक्स बहुत मशहूर हैं, गंदारा जिसके गंदारा, पीछे, हाँ हाँ वो हमने गंदारा मिस उसके कर गए, पीछे। उसके उन ट्रैक भी बहुत नजर आ रहे हैं। उनके ट्रक्स भी बहुत नज़र आ रहे हैं, और अगर ये सारी चाइनीज़ ब्रांड में से सबसे सस्ती जिसके पास गाड़ी होती है ना, वो उनके पास है। अब ये ग्रुप के ऊपर है कि वो कितने स्पीड से सारी गाड़ियाँ लेकर आते हैं। उनका अगर आप ग्लोबल पोर्टफोलियो देखें तो उसमें SUV भी है, उसके अंदर जैक सेडान के भी अंदर है और उसके अंदर ट्रक्स भी हैं। तो अभी ये सिर्फ ट्रक आए हैं। अभी सिर्फ एक ट्रक आया है, ट्रक ये हमारा अमीरों का मुल्क है यार, छोटी गाड़ी क्यों आएगी यार, क्या बात तो कर इस रहे हैं। तरीके से एक आपने 3-4 चीज़ें देखनी होती हैं जो हाँ, अच्छी चीज़ है ना चाइनीज़ के बारे में, जिसकी वजह से वो नए मॉडल्स भी ले आते हैं। सही है। चाइनीज़ जो हैं साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ जो है वहाँ पे इनकी बिकती हैं, वहाँ पे प्लांट्स लगे हुए हैं। तो कोई भी वर्जन जब चाइना में आता है, जब तो वो लेफ्ट हैंड होता है, लेकिन क्योंकि इनके पास ये 2 राइट हैंड मार्केट्स में अच्छा प्रेजेंस है, ये फ़ौरन उसका राइट हैंड वर्जन भी निकालते हैं। मेरे भाई और सिर्फ पाकिस्तान के लिए कोई राइट हैंड वर्जन नहीं निकालेगा। तो जैपनीज़ के मॉडल्स हमेशा डिलेड होते हैं क्योंकि उनको नहीं चाहिए राइट हैंड मार्केट, लेकिन भाईजान, चाइनीज़ पार्टनर्स के पास, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका की वजह से पाकिस्तान में भी भाई आ साहब जाती है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अभी लंदन गया हुआ था, चाइनीज गाड़ियों ने धूम मचाई, बिल्कुल बिल्कुल, सऊदी अरेबिया, मिडिल ईस्ट में बहुत, मिडिल ईस्ट में धूम मचा दी है भाई। मतलब it was so surprising to see so many Jaicos, Havas, BYDs on the streets of London. मतलब they're a rave right now because they're, वो कह रहे हैं भाई वैल्यू फॉर मनी है यार, yes. आधी कीमत में। मतलब वोक्सवागन की जो वो है जो इलेक्ट्रिक कार है और जो चाइनीज इलेक्ट्रिक कार है वो उससे आधी है, और वो उससे बहुत ज्यादा सुपीरियर क्वालिटी है और सुपीरियर वो है, तो लोग तो वही खरीदेंगे। एनीवे एक छोटी सी बात मुझे याद आई, जब ये इनका भी पिकअप ट्रक आया था ना जैक 9 का, प्राइस बहुत कम थी, बहुत ज्यादा लोगों ने रिव्यूज डाले कि इसको आप लेके जाएंगे ना कच्चे पे तो ये तो टूट जाएगा। सही बात है, चाइनीज है। लेकिन आप अगर थोड़ी सी रिसर्च करेंगे, क्योंकि ये सारी गाड़ियां जो हैं ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका में भी लॉन्च हुई हैं, वहाँ प्रॉपर मोशन सेंसर्स लगा के वो लोग, भाई सऊदी अरेबिया में चल रही है, उन्होंने टेस्टिंग की होती है, उसको लेके जाते हैं, गाड़ी में मोशन सेंसर लगे होते हैं, मशीन्स जो है पिकअप कर रही होती हैं कि कितनी जो है वो गाड़ी हिल रही है। कराची फिर भी जरा टफ होगा, लाहौर वॉर में चल जाएंगे। नहीं वो प्रॉपर उन्होंने सिस्टमैटिक तरीके से रिसर्च की, कंपेयर किया दूसरी इंटरनेशनल ब्रांड्स को इससे कि कौन ज्यादा स्टेबल है, किसकी टफनेस अच्छी है। यार मेरा और आपका ना ऑटो सेक्टर का बायस बहुत खुल के सामने आ चुका है। हम पिछले काफी सबसे ज्यादा वक्त हमने ऑटो सेक्टर को दे दिया है, जो कि खुद ऑटो सेक्टर में है भी नहीं वो कंपनीज। लेट्स मूव ऑन, फाइनली आई वांट टू टॉक अबाउट अनदर सेक्टर एंड देन वी विल मूव ऑन टू सम अदर क्वेश्चंस आई हैव फॉर यू। टेक, मैं जिस चीज़ को देखता हूँ, दुनिया ज़माने के अंदाज बदले गए, नया राग है, साज बदले गए। मुझे बहुत खुशी होती अब्दुर्रहमान नजम कि अगर इस पूरी रैली को टेक सेक्टर लीड कर रहा होता, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि पाकिस्तान इज कैचिंग अप विद द ग्लोबल इकोनॉमी, हम ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बन रहे हैं। इंडिया में ऐसा ही है बाय द वे, यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। टेक इज स्टिल
एक बेचारी एक ही कंपनी एक जो है ही ना है, वजन उठाया हुआ है। उसके भी सीईओ साहब ने सुना 1 करोड़ शेयर बेच दिए उसके, तो उसके बाद लोग परेशान भी हो रहे हैं। सिस्टम्स, राइट, हाउ आर यू लुकिंग एट दैट? देखिए सिस्टम्स अगेन अपनी स्पीड से बिल्कुल सही कंपनी की ना ग्रोथ चलती जा रही है, लेकिन उसका अगेन जो इस तरह की कंपनी होती है, अब देखें इस कंपनी को ना 20p रेशो ऑलमोस्ट मिला हुआ है, लेकिन दैट इज जस्टिफाइड। इस सिस्टम का पी रेशो तो मुझे खैर ये कम दिखा रहा है, लेकिन आई थिंक अब वो स्प्लिट हुआ है ना, उसी स्प्लिट हुआ वजह है, से स्प्लिट हुआ स्प्लिट है। की वजह से वो थोड़ा सा कम बिल्कुल दिखा ठीक रहा है, है। बिल्कुल ठीक है। वो असल में वो पुरानी अर्निंग्स एक पे के कर 5 लेता हो गए थे है। ना। हाँ 1 के 5 हो गए थे। हाँ, तो अब इसका ये तो भी और कोई ज्यादा होगा 20 के आसपास है मेरे हाँ। ख्याल से। बट दिस इज़ जस्टिफाइड, और उसका रीज़न ये है कि बाकी जितनी भी कंपनीज होती हैं ना वो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही होती हैं। इस कंपनी का सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स पाकिस्तान में है, इसका बिजनेस जो है सारा बाहर है, इसकी वैल्यूएशन भी लोग फिर एक इंटरनेशनल कंपनी की तरह करते हैं। इस सिस्टम्स तो बिल्कुल ठीक है, उस पे हाँ तो कोई कलाम ही नहीं है, हम्म, आपकी शानदार कंपनी है। हाँ बस और उसमें क्या? ये है कि इतनी ज़्यादा प्राइस पे लेना चाहिए कि नहीं। हाँ, व्हाट अबाउट अदर, मतलब पीटीसीएल को मैं देख रहा हूँ, उसमें एक रैली आई हुई है बड़ी खौफनाक किस्म की, इट हैज रीच्ड 64-65 रुपए का हो गया सुना। व्हाट्स हैपनिंग देयर? पीटीसीएल अगेन, ये जो थोड़े से आपने देखा भी होगा पिछले दिनों में जो सारे रेट्स हैं पाकिस्तान में कॉल्स करने के या पैकेजेस के, वो इम्प्रूव हो रहे हैं, मतलब इंक्रीज हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। वो लोग भी अपनी प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं। इन्होंने फिर टेलीनॉर के साथ मर्जर भी कर लिया। दूसरा, ये कंपनी बहुत ज़्यादा डेट में भी थी, तो फाइनेंस कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आती थी, इंटरेस्ट रेट नीचे आ गए, तो सारे फैक्टर्स को मिला के एक टर्न अराउंड सा हो रहा है। 65 रुपए का तो नहीं लेकिन बनता। अगेन अभी एक समझ तरह से में आप नहीं कह आ सकते रहा हैं जो टर्न अराउंड है ना वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन हो प्राइस गया दिन है। वो खौफनाक तरीके से प्राइस दिन हो चुका है, समझ नहीं आ रहा वॉरेन मुझे बफेट पता है क्या कहते हैं टर्न हाँ, अराउंड्स के बारे हाँ। में? द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग या अनप्रेडिक्टेबल थिंग अबाउट टर्न अराउंड इट्स दे नेवर टर्न। यानी कि हाँ, एक्चुअल में वो पता नहीं होगा कि नहीं होगा। हाँ, और नहीं मेरे मुझे तो समझ से बाहर है, मतलब ऑब्जेक्टिवली स्पीकिंग है वही ना कि चल तो रहा है। जैसे मुझे कहीं से अभी आवाज आई पिछले हफ्ते, यार हैस्कोल ले लो। मैंने कहा क्यों ले लूं? मैंने कहा भाई मैं क्यों ले लूं, मुझे कुछ समझ नहीं है, मतलब आई डिडंट बाय इट, बट आवाज आई। तो ये उसी तरह का कुछ लग रहा है मुझे, फंडामेंटली ड्रिवन तो बिल्कुल नहीं लग रहा मुझे कि क्या हो रहा है, या तो कुछ है भाई और मुझे और आपको नहीं पता तो अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान में अक्सर चीजें हो रही होती हैं जो नहीं, ये हम बहुत ज़्यादा फ्यूचर बेस्ड प्रोजेक्शंस हैं इसकी, लोग अट्रैक्टिव कर रहे हैं, लेट्स सी होता है कि नहीं। हाँ बिल्कुल ठीक है। इस तरह के हम वैसे देख चुके हैं पहले भी, जो बहुत ही हाँ टीआरजी को तो नाम सुना ही होगा। एनीवे, लेट्स टॉक अबाउट माय सेकंड बेस्ट फ्रेंड आफ्टर बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स। अच्छा, मेरे दूसरे सबसे पसंदीदा दोस्त है मेरे, मैं सबसे ज्यादा मोहब्बत बैंक से करता हूँ, फिर म्यूचुअल फंड से करता तो वो भी तो बैंक्स के साथ ही हैं। हूँ। हाँ वो इसीलिए, हाँ। लेकिन कम है थोड़ी सी बैंक से। जब हमारी आखिरी दफा बात हुई थी तो इनके पोर्टफोलियोज का कोई 5-7% था स्टॉक इक्विटी, मोटा हिसाब कर रहा हूँ अगेन। इस वक्त क्या सूरत हाल है? अब थोड़ा सा इंप्रूव हो गया, डबल डिजिट्स, लो डबल डिजिट्स में पहुंच गए हैं, 13-14-15% के आसपास लोग अभी कोट भी करते हैं। अभी भी घबराए हुए ही हैं। बिल्कुल, मतलब आप पुराना डेटा देखें तो एक टाइम तो आया था कि 50% हो गया था, बट इस दफ़ा लोग कह रहे हैं कि शायद 25% तक ही जाए। इसमें एक दो रीजंस भी हैं। जो कॉर्पोरेट लिक्विडिटी होती है ना, यानी कि जो कंपनीज के पास कैश पड़ा हुआ है, पहले वो लोग उसको बैंक्स में रख देते थे इन सेविंग्स अकाउंट, लेकिन अब उस पर टैक्स रेट ज़्यादा है। म्यूचुअल फंड्स पे 15, अब 25% हो गया है, तो रिटर्न तो सिमिलर आता है सेविंग अकाउंट और म्यूचुअल फंड जो फिक्स्ड इनकम आता है होता है, लेकिन उस पर क्योंकि टैक्स रेट ज़्यादा है बैंक्स पे, तो जो कॉर्पोरेट एक तरह से आप समझ लें 1000 या 1500 अरब रुपए था जो पहले नहीं होता था म्यूचुअल फंड में, वो यहाँ पे आया हुआ है। इस वजह से ये परसेंटेज और नीचे आ जाती है, लेकिन फिर भी उस चीज़ को फैक्टर आउट कर भी दें तो भी ये परसेंटेज जो है 25% तक होनी चाहिए। इसमें बैंक्स का भी रोल है, वो लोगों को सही तरीके से गाइड नहीं करते, एएमसीज का भी रोल है, लेकिन थोड़ा सा लोगों का अपना भी रोल है, क्योंकि एंड में तो आपने डिसीजन लेना ना, मैंने यार पैसे कहाँ लगाने। लेकिन देखो ना, फिर वो वाली बात है ना, लोग कहते हैं यार भाई म्यूचुअल फंड से रहो सेफ रहोगे। अब मसला ये है कि म्यूचुअल फंड्स, अभी मुझे आपसे हमारी बात हो रही थी कि आजकल तो बहुत, वो क्या कहते हैं वो जो करते हैं, वो जो फ्रंट और फ्रंट लोड, हाँ फ्रंट लोड, और क्या होता है एक और उसका उल्टा बैक एंड लोड, हाँ बैक एंड लोड, यानी कि आप पैसे जब डालेंगे तब भी काटेंगे। हाँ, और अभी तो सुना है वो बहुत ज्यादा हुआ हुआ है, इज दैट करेक्ट? मेरी कल ही एक हमारे मेंबर से मुलाकात हुई थी, तो वो बता रहे थे कि ऑलमोस्ट 3% तक चला गया। यानी कि जब वो 22% इंटरेस्ट रेट होता था, सब कहते थे कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उस वक्त भी 1-2% फ्रंट एंड लोड लिया जा रहा था फिक्स्ड इनकम पे। अब ज़्यादातर लोग कहते हैं कि चलो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो जो भी चीज़ थोड़ी हॉट चल रही होती है वहाँ पे मैनेजमेंट फीस तो अलग होती है। हाँ, यानी कि जो साल में थोड़ी थोड़ी फीस वो अलग है। जो फ्रंट एंड लोड जो है ना, वो एक तरह से आपने 100 रुपये से शुरू किया, पहले दिन ही आप 98-97 पे आ गए, बताओ यार, माइनस में आप, और फिर जब निकालो तो जब भी और। अच्छा
Have you been studying the performance of some major funds? Has anyone beaten the index? कुछ ने किया है, अच्छा, कुछ ने किया है, कितना बट कितना बट दिस इज़ मतलब हम लोगों ने जब स्टार्ट की थी ना अपनी भी एडवाइजरी सर्विस, तो बिकॉज आई हैव फॉलोड वॉरेन बफेट अलॉट, तो वो कहते थे कि एडवाइज़र का तो काम ही है कि वो इंडेक्स को बीट करे, क्योंकि हाँ, इंडेक्स वरना तो आप फायदा खुद क्या भी है? बना लें अपना, हम्म, ठीक है, आप इंडेक्स अपना ही बना सकते हैं, इतने सारे ऑप्शंस होते हैं ETFs वगैरह, तो आपकी जॉब यही है कि आप उससे ज़्यादा लोगों को कम्युनिकेट करके अच्छा रिटर्न ला के दें। हम्म, तो हर साल में म्यूचुअल फंड्स में, क्योंकि ज़्यादातर इन्होंने इंडेक्स के आसपास ही पोर्टफोलियो बनाया होता है, तो इनका भी रिटर्न इंडेक्स के आसपास ही होता है, स्पेशली आफ्टर फीस। अगर कोई थोड़ी बहुत आउट परफॉर्मेंस आ भी जाती है तो वो फीस ले जाती है, बिल्कुल। लेकिन अगेन अब 15-20 हैं तो हर हम्म, साल में कोई 2-3 होंगे जिनका हम्म, नेचुरल एक है कि किसी ने हम्म। आउट परफॉर्म करना है, किसी ने अंडर परफॉर्म और करना इसका इसका रीजन इनका डीएनए है जो बैंक से आ रहा है। है। बैंक्स का भी है और उसके साथ साथ रेगुलेशन भी है, यानी कि म्यूचुअल फंड्स हाँ, किसी एक बहुत। स्टॉक में 10% ज़्यादा नहीं ले सकते, हाँ, तो ये भी थोड़ा है। सा जो है वो रेगुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ख़ुद भी एक फंड मैनेजर जो है ना थोड़ा सा फियरफुल होता है, अगर मैं गलत हुआ तो क्या होगा। मुझे भी जो एंड में वो सब जॉब ही कर रहे होते हैं, तो थोड़ा सा एक फियर भी होता है सब कुछ। पैसे इसी चीज के नहीं मिलता। मिलने चाहिए बिल्कुल। तो अगेन जो कुछ जैसे हम लोगों ने जब स्टार्ट किया ना, तो हम लोगों ने 2-3 महीने बाद ही लोगों को कह दिया कि हम लोगों का ये बेंचमार्क है कि हमने एक साल में 5 to 7% आउट परफॉर्मेंस लेकर आनी है। हाँ, अनाउंस कर दिया ना पब्लिक में, हाँ, जैसे वो जब किसी ने पतला होना हो ना, वेट हाँ, कम यार, करना हो, तो हाँ, कहते हैं अनाउंस कर दो ताकि ताकि लोग उसके होने रिस्पॉन्सिबल के हो जाए। चांसेस बढ़ जाएँ, लोगों का प्रेशर हो। तो हमने भी उस वक़्त आपने अनाउंस क्या किया अनाउंस किया? कि हम लोगों ने जो 2025 का साल है ना, उसमें हमारा टारगेट है कि हमने 5 से 7% आउट परफॉर्मेंस लेकर आनी है इंडेक्स से। इंडेक्स से, ठीक है। तो उससे हमें भी, हमारे ऊपर भी थोड़ा प्रेशर आया, तो फिर हम लोग ट्रैक भी करते होते थे, क्योंकि लोग हमारे साथ इन्वेस्ट करें या म्यूचुअल फंड के साथ करें, उसकी ट्रैकिंग भी हम लोग करते बिल्कुल होते ठीक थे। है। तो पहले 6 महीने में जो सबसे अच्छा फंड जा रहा था, हम्म, वो अगले 6 महीने में उसने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। हम्म, अगेन वो जो लक का एलिमेंट और टाइम किसी ना किसी को फेवर करती है, वो चलता रहता है। तो आप लंबे अरसे पे अगर देखेंगे ना, 10-15-20 सालों पे, तो कोई भी ऐसा फंड नहीं है जिसने हाँ, कंसिस्टेंटली बिल्कुल आउट परफॉर्म नहीं, किया हो, बिल्कुल नहीं, स्पेशली आफ्टर फीस। बिल्कुल ठीक कुछ है। सालों में कोई अच्छा हो जाता है, कोई थोड़ा कम हो जाता है। हम्म, तो इस वजह से जो फ्रंट एंड, ये तो अच्छा, ये रिटर्न्स तो फ्रंट एंड लोड बैक एंड लोड के अलावा है, हाँ। ये सिर्फ मैनेजमेंट फीस को माइनस करके जो फीस लेकिन जब वो निकालेंगे आप हाँ, तो वो और तो 6% और माइनस हो गया, और माइनस हो जाएगा। या चले 4-5% तो हो ही गया, हो हाँ जाएगा। बिल्कुल, इसी वजह से। लेकिन फिर भी हम लोगों ने उसको बेंचमार्क बनाया कि जो हमने एक बेंचमार्क ये भी बनाया कि हर 6 महीने में हम्म, जो भी टॉप 3 फंड्स होंगे ना, हम्म, हमने उसके अंदर आना है। तो कंसिस्टेंटली अगर आप ये करते रहेंगे तो 3-4 साल, 5 साल जब बुल मार्केट पूरी चलेगी, तो हम्म, आप इवेंचुअली नंबर 1 होंगे, क्योंकि वो लोग हाँ, तो चेंज होते रहते हैं। हाँ। लेकिन बस अल्लाह का बहुत ज़्यादा करम है, 2025 भैया इतना आपसे, अच्छा गया हाँ, कि हम लोग दोनों में, हमारे 2 मॉडल पोर्टफोलियो होते हाँ, हैं, एक शरिया कंप्लायंट, एक नॉर्मल, हम्म, दोनों में हम नंबर 1 थे, मोर देन एनी अदर फंड। बहुत अच्छी बात है। लेकिन लोग, मैं ट्विटर पे, एक्स पे देख रहा था उस दिन, कुछ लोग तुमसे डिमांड कर रहे थे कि भाई अब्दुर्रहमान निजाम अपना पोर्टफोलियो भी डालें यार, आप भी तो जरा आए ना मार्केट में, लोगों को बताएं आपकी पटारी में क्या रखा हुआ है आपने। सो क्या डू यू प्लान टू मेक इट पब्लिक दिस ईयर? जो हमारा एडवाइजरी सर्विसेज का पोर्टफोलियो है, देखो वो तो वो तो है ही ऑलरेडी पब्लिक। मेंबर्स के पास है। हाँ, जब हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया ना, तो फिर मैं अपनी जो पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स करता होता था, उसमें मैं बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकता, बिकॉज रेगुलेशंस ऐसी हैं कि मैं जो चीज़ एडवाइस कर रहा हूँ, वो उससे पहले मैं ख़रीद लूँ। बहुत सारे लोग तो यही करते हैं, पहले वो खुद ख़रीद लेते हैं, तेजी फिर कराते उसको हैं। हाँ, तेज़ी कराते हैं। हाँ, तो ऑलमोस्ट पिछले 6 महीने से मैंने तो कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं की। हाँ, तो पहले तो जब स्टार्ट किया था, तो उस वक्त जो हमारा मॉडल पोर्टफोलियो था, उसके आसपास मैं भी अपना पोर्टफोलियो रखता होता था, क्योंकि व्हाट इज़ बेस्ट फॉर मी इज़ बेस्ट फॉर आवर कस्टमर्स एज वेल। यही तो सवाल करते हैं ना हाँ, लोग कि भाई हाँ, पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज। बिल्कुल। क्या लेकिन क्या आप जो हमें रेगुलेशंस की बता वजह रहे से हैं थोड़ा वही सा कर वो रहे हो हैं? जाता है। क्योंकि यार ब्रोकर के बारे में ना यही मसला है ना, मैं तुम्हें बताऊं, एक आम आदमी को ब्रोकर पे ट्रस्ट नहीं होता। वो कहता है यार ये मुझे पहना तो नहीं रहा, देखो तुमने लफ्ज लफ्ज सुना होगा मार्केट बिल्कुल, में, बिल्कुल। यार ये पहना रहे हैं, हुँ, तेजी कर रहे हैं, हुँ, असल में बेच रहे हैं। हुँ। एक बहुत बड़े ब्रोकर के हवाले से तो बहुत मशहूर था कि जब वो कोई टिप दे तो समझो भाग जाओ उसमें से, उल्टा होने वाला है। बट एनीवे, सो ओके, सो दैट वाज इट। सर 2025 में जैसे मैं बता रहा था, हम्म, हमारा जो इंडेक्स था ना, KSE 100, उसने 51% को इसका प्रॉफिट आया। लेकिन जो हमारा नॉर्मल मॉडल पोर्टफोलियो था, इसमें हमने सारी, ये जो हमने ऑटो सेक्टर की भी आखिरी कंपनी की बात की, उसको भी हमने इंक्लूड किया था, क्योंकि हम देख रहे थे कि जिस तरह से नई गाड़ियाँ आ रही हैं। तुमने सड़क पे देखा, तुमने कहा मार्केट का हाँ, है। नहीं, हम लोग डिसीजन लेते हैं जिस टाइम पे प्राइस और फीचर्स अनाउंस होते हैं, बिल्कुल ठीक क्योंकि है, उस वक्त क्लियर हो जाता है कितनी बिल्कुल ठीक है। बुकिंग होगी। जैसे ये खौफनाक है J5। हाँ, तो ये 51% के मुकाबले में हम लोगों के नॉर्मल मॉडल पोर्टफोलियो का 70% प्रॉफिट आया। वाह, हम लोगों का जो टारगेट था, उससे बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस हमने Awesome. क्रिएट। और जो शरिया कंप्लायंट था, उसमें आई थिंक 39% KMI 30 था, हम लोगों का 48% था।
तो दोनों की अगर एवरेज करें तो हम लोग जस्ट बिकॉज ऑफ द डिविजन्स ऑफ वेट तुमने क्या चीज कंपनीज वो थी और इस तरह से। ओके सो सो आउट परफॉर्मेंस हम लोगों की जो हमने 7% टारगेट की हुई थी वो तकरीबन 14% तक बनी। इसका हम लोग पूरा प्लान भी कर रहे हैं। अब हम लोग पहली एडवाइजरी सर्विसेज की इस तरह की कंपनी है, तो हम लोग चाह रहे हैं कि इसका पूरा एक ऑडिट भी हो। बट अगेन ये पहले कभी किसी ने करवाया नहीं है, तो इसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से ऑडिट इसका हो, सब वो चेक करें और हम लोग अपनी वेबसाइट पे इसको लोगों को शो भी करें, क्योंकि ये हमारा पहला साल था कंप्लीट। I think you should. I think that transparency is the बिल्कुल। best policy, especially when it comes to financial decisions. एब्सोल्युटली। Finally, रियल एस्टेट पे तो हमने बात कर ली थी, ठीक है ना? अब जरा कैनवस को खोल लेते हैं और क्विकली वी हैव टू रैप दिस अप। अगर स्टॉक मार्केट, मैं एक 30 साल का आदमी हूँ, मेरे पास स्टॉक मार्केट है, मैं रियल एस्टेट में तो जा ही नहीं रहा, मुझे टर्न ऑन ही नहीं करती ना वो। एक तो एंट्री बैरियर भी है। मेरे पास गोल्ड है, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में भी वॉल्यूम बहुत बढ़ रहे हैं, सिल्वर में गेम हुई है, स्टॉक मतलब मर्केंटाइल एक्सचेंज में भी अकाउंट्स भी ज़्यादा खुले हैं बाय द वे। गोल्ड, सिल्वर, क्रेजी रैली, क्रिप्टो इज ऑफरिंग क्वाइट गुड आउटलुक राइट नाउ, काफ़ी डिस्काउंट पे मिल रही हैं चीज़ें। वेयर डू यू थिंक 2026 किसका साल है? चलिए इसको ऐसे देखते हैं कि परफेक्ट पोर्टफोलियो क्या होना चाहिए। और हाँ, 2026 लास्ट का- टाइम हाँ, आपने देखिए किया हमने एक्विटी का तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर बहुत लिया ना डिटेल में कर कि लिया। बुल मार्केट फ्रेमवर्क में एवरेज एक्सपेक्टेशन 30 से 35% की होनी चाहिए, और डेटा भी इसको बैक करता है। बाकी फिर जितना रुझान बन रहा होता है लोगों का, चीजें जो डेवलपमेंट वहीं पे होती है रोक उसके देते हिसाब हैं। से थोड़ा बहुत 30% बहुत आला है हाँ, भाई, क्या हो बहुत गया? अच्छा होता है। क्या हो गया? अब या मजाक समझ रहे हो भाई? मुझे 30% आप दे दें, मैं मुझे 25% पे डील है मेरी आपके मैं साथ। लॉक कर लूंगा। मैं लॉक कर दूंगा। अच्छा, गोल्ड की आउटलुक भी अच्छी है। अच्छा, और बिकॉज ऑफ ग्लोबल इंस्टेबिलिटी। बिकॉज ऑफ ग्लोबल इंस्टेबिलिटी, जिस तरीके से चाइना और अमेरिका की एक वॉर चल रही है जिसमें रशिया भी इंक्लूडेड है, और ना 2022 में एक ऑयल वाला शॉक तो आया था, लेकिन एक और बहुत बड़ा शॉक आया था 2022 में जब रशिया पे सैंक्शंस लगे, तो अमेरिका ने बहुत ज़्यादा उनके जो अमेरिकन बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट थी उनको सीज कर लिया। तो वो जो एक पूरा बना हुआ था, लोगों का ट्रस्ट होता था कि हमारे पास अगर डॉलर है तो लोग डॉलर में नहीं घुस रहे थे, तो वो जो है इरोड हो गया। एक मुल्क के अगर आप डॉलर्स सैंक्शन कर सकते हैं तो कल को चाइना के भी कर सकते हमारे भी हैं, कर देंगे भाई। कल को इंडिया के भी कर सकते हैं। तो इन यार, ये तीनों बहुत ने इंपॉर्टेंट बात तुम बता रहे हो, दोबारा इन समझाओ इस बात। के भाई देखें, रशिया ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स के यूएस हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस होंगे। हाँ, ट्रेजरीज खरीदे हुए चाइना के पास तो तकरीबन 800 बिलियन डॉलर के है ना, 800-900 मेरे बिलियन ख्याल से। डॉलर। हाँ, तो उन्होंने उसको सीज कर लिया कि वो आपने जो है यूक्रेन पे सैंक्शन के नाम पे। हाँ, सैंक्शन के नाम पे एक तरह से उन्होंने अपना जो एक कार्ड था उनके पास उसको प्ले किया। और जब ट्रम्प होते भी नहीं थे, जब जो बाइडेन की जो है गवर्नमेंट होती थी, तो उससे जो है पूरा एक बन गया कि जिटर्स आ अमेरिका गए। जो है आप उसको ट्रस्ट नहीं कर सकते, डॉलर को ट्रस्ट नहीं कर डॉलर को ट्रस्ट नहीं कर सकते। वो जो एक पूरी सिक्योरिटी बनी हुई थी कि ये एक बहुत ही स्टेबल और उस तरह की करेंसी है, हर किसी के पोर्टफोलियो में होनी चाहिए गवर्नमेंट लेवल पे, वो टूट गया। बिल्कुल ठीक है। और सब ने जो है उसके बाद गोल्ड में इन्वेस्टमेंट शुरू की, और स्टेट्स ने शुरू की। अब आप खुद सोचें, जैसे एग्जाम्पल इस तरह से ले लेते हैं कि पाकिस्तान में लेट से अनसर्टेनिटी चल रही है, डॉलर जो है महंगा होता जा रहा है। अब किसी के पास अगर रुपीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, वो अपनी वेल्थ का 10 से 15% बायर सेफ्टी नेट क्रिएट करना चाहता है, तो वो किसी भी प्राइस पे खरीदेगा। बिल्कुल ठीक है। उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि वो 300 का हो, 350 का हो, उसको मैं एक कुछ पोर्शन तो लेके जाऊँ बाहर जो मेरा सेफ है। बिल्कुल ठीक है। तो जब सेंट्रल बैंक्स और दुनिया के 3 बड़े सेंट्रल वो बैंक्स, घुस गए, वो इंडिया, चाइना, रशिया ने ये करना शुरू किया, तो वो नहीं देखते फिर 2000 का है, 2500 का है, 3 का है, 4 का है। लेकिन इसमें भी काफ़ी ज़्यादा रैली ऑलरेडी आ चुकी है। 75%। 2025 का तो सबसे ज़्यादा रिटर्न इसी में था। तो हो सकता है उतना ज़्यादा रिटर्न ना आए, लेकिन तगड़ा रहेगा। लेकिन हाँ, 5000 स्पेशली जब तक ट्रम्प है। हाँ, जब तक ट्रम्प है और इस तरह की वो जो कर रहे हैं, और जो डॉलर हैज वीकेंड बाय द वे। हमारी बिल्कुल, स्टेबिलिटी की एक बहुत बड़ी रीजन ये भी है कि डॉलर भी गिरा डॉलर है, भी तो गिरा है ना, वरना पाउंड में तो हम डिप्रिशिएट कर गए, पाउंड में डेप्रिशिएट कर रहे हैं और दूसरी ऑस्ट्रेलियन करेंसी डॉलर में डिप्रिशिएट किया है, डॉलर में हमने तो इसमें भी आप जो है ना 25% के आसपास रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं गोल्ड में। अच्छा, हाँ, तो 4000 नहीं, से अभी तो 5000 पोर्टफोलियो बना रहे थे ना, 100 रुपए हैं, तो स्टॉक में कितने, क्रिप्टो में कितने, गोल्ड में कितने, ये बताओ। फिर हम जो सबसे नंबर 1 फैक्टर होगा ना पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन का, क्योंकि स्टॉक्स में भी अच्छी आउटलुक है, बिल्कुल ठीक। अब वो गोल्ड से ज़्यादा होती है या थोड़ी कम होती है, दैट देखते हैं अगले साल में क्या होता है, कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, बट दोनों ऐसा लग रहा है कि करीब करीब ही होंगे। तो अब आप जितने ज़्यादा कंफर्टेबल हैं स्टॉक्स में, यानी कि आपकी पर्सनैलिटी, आपकी नॉलेज अबाउट द कंपनीज़, वो आपने सबसे पहले ना 100 में से सोचना मैंने स्टॉक्स में कितना लगाना है। कुछ लोग 20 लगाएंगे, कुछ 30 लगाएंगे, कुछ 40 लगाएंगे, ठीक है।
एक इंडिविजुअल जिसकी अच्छी नॉलेज होगी वो 50-60 भी लगा लेता है। तो एक तरह से ये वाला अप्रोच ज़्यादा अच्छा होता है कि पहले आप हंड्रेड्स में जो आपने जो स्टॉक्स में लगाना है ना उसको साइड पे कर लें। फिर जो बच जाएगा उसमें से आप देखें कि आपकी फ़िज़िकल जैसे नीड्स होती हैं, आप अगले 1-2 साल में खर्चे कितने हैं, आपकी फ़ैमिली में कोई बाहर पढ़ने जा रहा है या किसी की शादी है या एक आपका सेफ्टी नेट होता है, वो आपने हमेशा जो है वो फ़िक्स्ड इनकम में रखना है। अब वो किसी का 5% भी इनफ हो सकता है, किसी का 10, किसी का 20। तो ये 2 चीज़ें आपने माइनस कर ली। आपने स्टॉक्स वाला पोर्शन माइनस कर लिया, आपने ये फ़िक्स्ड इनकम वाला पोर्शन भी माइनस कर लिया, फिर रह जाता है गोल्ड और क्रिप्टो। इसमें फिर आप देखें अगेन क्रिप्टो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, बहुत स्मॉल परसेंटेज अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं तो आप लगा सकते हैं। जो रिमेनिंग पोर्शन हो सबसे वो फिर आप जो है गोल्ड में लगा सकते हैं। ये आपने जो बारीकी से लीगल फ्रेमवर्क में लेके आए ना अपने एडवाइस को। हाँ, सब लोग जो क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो पाकिस्तान से बाहर ही रहते हैं, आपने बिल्कुल करोड़ों दुरुस्त लोग। कहा। करोड़ों लोग पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं। आई लाइक दैट अब्दुल रहमान। प्लेजर यार, आई थिंक दैट्स ऑसम। इट वाज लवली स्पीकिंग टू यू एज ऑलवेज। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड अल्लाह ताला सब, मैं तो कहता हूँ भाई सीधी सी बात है कि अल्लाह ताला आफियत वाला और बरकत वाला रिस्क दे और अल्लाह ताला हलाल रिस्क दे। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और टू फिनिश ऑफ एक मैसेज सबको देना चाहूँगा। थोड़े दिन पहले मैंने एक पॉडकास्ट में सुना, एक न्यूरोलॉजिस्ट जो है ना, न्यूरोसर्जन बल्कि, डॉक्टर श्वेता आई हुई थी एक इंडियन बड़े अच्छे पॉडकास्ट पे। वो बता रही थी कि रैंडम थॉट्स आते रहते हैं। जैसे हम लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं, जाएँगे घर, शाम को जब टाइम मिलेगा सोचेंगे। तो जो 3 सबसे ज़्यादा थॉट्स ह्यूमन माइंड में आते हैं, वन इज़ रिलेटेड टू हेल्थ, वन इज़ रिलेटेड टू रिलेशनशिप्स और थर्ड इज़ रिलेटेड टू इनकम एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो ये जो सारी हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, डिस्कशन कर रहे होते हैं, क्या अच्छा है, क्या नहीं अच्छा। एक उसका एंगल है, अगर आपने स्टॉक्स को चूज़ किया है, कि आप उस बिज़नेस को समझ लें, ताकि आपका ये जो फ़ियर है ना, ये कम हो। जब फ़ियर कम होगा ना, आपके सारे डिसीजन अच्छे हो जाएँगे। आप कोई अच्छी कंपनी खरीदेंगे, उसको होल्ड भी कर लेंगे। सारी चीज़ आपने क्या करनी है, अपने ज़िंदगी से फाइनेंशियल स्ट्रेस जो है ना, उसको कम करना है। उससे आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी, उससे आपके रिलेशनशिप्स भी अच्छे होंगे। जब एक दफ़ा आप फाइनेंशियली स्टेबल होंगे, तो आपकी बाकी सारी लाइफ़ जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इस जर्नी को स्टार्ट करें, जो भी चीज़ आपको ज़्यादा समझ आती है, उस पे एक्शन लें। अगर घबराहट है, तो यूट्यूब पे जाके वीडियोज़ देखें, थोड़ी और इन्फॉर्मेशन गैदर करें और थोड़ी-सी अमाउंट से स्टार्ट करने का फ़ैसला करें और अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जो जर्नी है, उसका पहला कदम लें। आगे सब कुछ आसान हो जाता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने अब्दुल रहमान। इंसान को अंधेरे से डर लगता है और लाइल्मी या कम इल्मी अंधेरा है और इल्म रोशनी है। बिल्कुल। तो जितना ज़्यादा आप स्टडी करेंगे, और अब तो किसी के पास कोई एक्सक्यूज़ ही नहीं है। आप हैं, आप जैसे और भी बहुत सारे क्रेडिबल लोग हैं, एक्स पे, यूट्यूब पे, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे इंफॉर्मेशन दी जा रही है। एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे टू गो अबाउट इट। बट इन द एंड, वंस अगेन, एक ऑथर हैं मोगन हाउसल, उन्होंने किताब लिखी साइकोलॉजी ऑफ मनी। अभी उनकी एक लेटेस्ट बुक में लेके आया हूँ, उसका नाम है द आर्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी। पैसे कमाने का असल मकसद उसको खर्च करना होता है, और अपने खर्च करने के रीजंस हमेशा बहुत सोच समझ के रखा करें। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो रीजंस ठीक होंगे तो आपकी डिमांड, अर्निंग, हर चीज़ ठीक होगी। एंड अनदर फाइनल रिक्वेस्ट, रफ्तार नाव को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं हमेशा की तरह आज भी पॉडकास्ट के शुरू में शाउट आउट देना भूल गया। प्लीज़ सब्सक्राइब रफ्तार नाव, रफ्तार, मॉमकास्ट, एंड डू जॉइन अस ऑन Patreon as well. Thank you very much for watching. Assalamu alaikum.